आज का जो ये एपिसोड होने वाला है ये एक इस पर्सपेक्टिव के साथ हमने बनाया है कि हमारी जो करंट जनरेशन है हम लोग कई बार 2023 के वर्ल्ड कप की याद करते हैं जो लोग थोड़ा पहले से देखते आ रहे हैं वो 2003 वर्ल्ड कप की याद करते हैं बट परहैप्स द मोस्ट डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट वो एक्चुअली में 1996 के वर्ल्ड कप में आया था। और वो जो डार्केस्ट डे है सिर्फ वही एक प्रॉब्लम नहीं थी इस वर्ल्ड कप में, काफ़ी सारी चीज़ें थी, ऐसे कई सारे फैक्ट्स इस पॉडकास्ट में जो कि आप सुन के चौंक जाओगे, पता ही नहीं होगा आपको। ये आई थिंक काफ़ी सारे नैरेटिव्स भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने अलग अलग चीज़ें बोली हैं आके खुल के, एंड सो उन सारे पर्सपेक्टिव्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या एक्चुअली में सच हो सकता है और क्या हमें लगता है कि झूठ होगा। लोग फिक्सिंग की बातें करते हैं इस वर्ल्ड कप में। काफ़ी सारे उस टाइम पे एलिज्ड इनफेमस प्लेयर्स थे जैसे कि हमारे कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कामली के साथ वो जो सीन हुआ था पूरा, सचिन तेंदुलकर एक नई पीक पे आ रहे थे। बट क्या फिक्सिंग अगर हुई भी है तो सिर्फ इंडियन टीम में ही हुई है या फिर कहीं और भी हुई है? और क्या फिक्सिंग ही सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी इस पूरे वर्ल्ड कप की? क्या इस वर्ल्ड कप में और भी कंट्रोवर्सीज हैं? इनके आंसर जब आपको मिलेंगे तो आप डेफिनेटली वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकता हूँ, इस वर्ल्ड कप को जो गिने चुने लोग अभी भी याद करते हैं, जो उसकी रेलेवेंस है थोड़ी बहुत, वो सब एक मैच की वजह से जो सेमीफाइनल हुआ। एग्जैक्टली। बट इस पूरे वर्ल्ड कप की जो कहानी है ना उसको आप सुनोगे, कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ है, काफ़ी एक वो पोएटिक फ्लेवर आने वाला है और काफ़ी सारा सस्पेंस भी होने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटेंस स्टोरी, उसको उसी की तरह देखिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लाइक ऑलवेज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे आपके ही जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर बातें करते हैं, वो हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसको भी ज्वाइन करिए। अब आराम से बैठिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट। सीधा अपने पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं। इस सेगमेंट का मैंने नाम रखा द डाइंग ऑफ ओल्ड वेज, क्योंकि शायद लोग रियलाइज नहीं करते बट 1987 का जो वर्ल्ड कप था, मैं जरा वहां से स्टार्ट करना चाहता हूँ। 5 नवंबर 1987 वो डेट है जब इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल होना था। और इंडिया बीइंग द डिफेंडिंग चैंपियंस अनफॉर्चुनेटली अपने घर पे इंग्लैंड से हार गई थी वो वर्ल्ड कप। शायद हम लोग अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 के जगह 1987 में ही जीत जाते, बट शायद इतना पेन भी नहीं था इस चीज का, क्योंकि इससे जस्ट पहले का वर्ल्ड कप ये सेम जनरेशन ऑफ प्लेयर्स जीत के आई थी एंड क्लियरली ये जनरेशन अब अपने पीक पे नहीं थी। वो टाइम निकल चुका था कहीं ना कहीं। एंड इस वर्ल्ड कप के साथ साथ इस दिन 5 नवंबर के साथ साथ काफी सारी चीजों की डेथ भी हो रही थी। ये मैं थोड़ा पोएटिक सेंस में कहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, कई लोगों को ये पता नहीं होगा बट जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था क्रिकेट का तो 60 ओवर्स के ओडीआई हुआ करते थे, 50 ओवर के ओडीआई नहीं होते थे। और 5 नवंबर 1987 वो लास्ट दिन था जब इंडिया ने एक वर्ल्ड कप में एक 60 ओवर्स का मैच खेला था। अगला वर्ल्ड कप जो 1992 में आना था वहां से 50 ओवर के गेम शुरू हो जाने थे। 1987 वो लास्ट वर्ल्ड कप था जहां पे वाइट ड्रेस के साथ डे मैचेस खेले जाते थे और रेड बॉल हुआ करती थी। 1992 वर्ल्ड कप से जो है जर्सीज, कलर्ड जर्सीज आने लग गई थी लिमिटेड ओवर्स में, वाइट बॉल आ गई थी और डे नाइट मैचेस होने लग गए थे। साथ ही साथ एक चैंपियन जेनरेशन जिसने इंडिया को फ्रॉम अ नोबडी टू डिफेंडिंग चैंपियंस बना दिया था। सुनील गावस्कर हो गए, मनिंदर सिंह हो गए, चंद्रकांत पंडित, कई लोगों को नहीं पता होगा, अच्छा वो भी थे इस मैच में भी खेले थे। ओके, मिडिल ऑर्डर के बैटर थे। केकेआर फैंस हमारे काफी हैं इस पूरे कम्युनिटी में, तो आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि चंद्रकांत पंडित जो 1987 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में प्लेइंग 11 में थे। हालांकि कुछ खास इंपैक्ट नहीं बना पाए थे अनफॉर्चुनेटली, बट वो दैट वाज एप्लीकेबल थ्रू आउट द टीम। श्रीकांत थे जो कि बाबा के सिलेक्टर भी बने, अभी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी काफी मतलब रहा है उनका। तो इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर्स, इन सब का ही आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला था। कपिल देव बीइंग अ बिट यंगर, वो एक और वर्ल्ड कप खेलते हैं, बट वो भी अपने पीक के आगे निकल चुके थे। ये जो चैंपियन जनरेशन थी इंडिया की, वो भी कहीं ना कहीं अब फेयरवेल दे रही थी अपने गेम को। गावस्कर आने वाले ही कुछ टाइम में रिटायर होने वाले थे, जो कि उस टाइम के, उस एरा के सबसे बड़े खिलाड़ी थे। एंड इसी के साथ साथ ना
इंडियन क्रिकेट ही नहीं बट क्रिकेट इन जनरल एक बहुत बड़े शिफ्ट में आने वाला था. हाँ. क्रिकेट को जिस तरीके से परसीव किया जाता था टिल नवंबर 1987 वो एकदम ही 180 डिग्री टर्न लेने वाला था, एकदम ही नए फ्लेवर में आने वाला था. इसके पीछे एक और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि इस वर्ल्ड कप के साथ साथ एक और चीज की डेथ हुई थी. वो थी इंग्लैंड की डोमिनेंस एग्जैक्टली इन होस्टिंग आईसीसी इवेंट्स. हमारी जनरेशन में कई लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि WTC फाइनल्स आ रहे हैं, इंग्लैंड में क्यों होते हैं. वो भी परहैप्स अब चेंज हो जाएगा. बट कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि पहले जो 3 वर्ल्ड कप्स हुए थे 1975, 79 और 83 ये तीनों वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में ही हुए थे. जब कपिल देव ने वो ट्रॉफी उठाई थी तो वो इंग्लैंड के सीन्स थे और कोई कंट्री नहीं थी. एंड 1987 वो पहली बार था जब इंग्लैंड से बाहर वर्ल्ड कप निकला था. इसके पीछे का भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी एंड इतनी ज़्यादा पोएटिक है वो भी एक्चुअली में, क्योंकि जब हम लोग फाइनल में पहुंचे थे 1983 में, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट गेट द कॉन्टेक्स्ट आई वुड रिकमेंड कि आप लोग 83 मूवी भी देखें, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा शॉकिंग था हमारे लिए एज अ कंट्री कि हम लोग अल्टीमेटली फाइनल तक पहुंच गए. वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे हमारे इंडियन जर्नलिस्ट या BCCI ऑफिशियल्स वो खुद भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे इस चीज़ से. सो नेचुरली किसी ने 83 फाइनल की टिकट्स बुक करी नहीं हुई थी एज इंडियंस. करेक्ट. एंड सो मिस्टर साल्वे जो कि हमारे BCCI प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने उस टाइम पे टिकट बुक करी पर उन्हें एक ही टिकट मिली. तो वो MCC उनके प्रेसिडेंट से वो बात करते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे को एक और टिकट चाहिए अपनी वाइफ के लिए. एंड MCC उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया, कहती कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मतलब वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करेंगे. एंड उस दिन मिस्टर साल्वे ने ये चीज़ ठान ली थी कि भाई अब मैं अगला वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड से बाहर लेके जाऊंगा. ये जो डोमिनेंस है ये मुझे ब्रेक करनी है इंग्लैंड की. सीधा घर में ही करा दिया. हाँ, एंड दैट इज़ वाई फिर 87 में आता है तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ टाई अप करा कि भाई हमारी जो दोनों देश हैं हमारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कि क्रिकेट देखती है एंड बहुत पोटेंशियल है इस चीज़ का. सो हम लोग मिल के ऑर्गेनाइज करते हैं टूर्नामेंट. दैट इज़ वाई 87 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया पाकिस्तान ने जॉइंटली होस्ट करा था. बता, अगर आप ऐसे देखो तो इंडिया इज ओनली द सेकंड कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जिन्होंने एक वर्ल्ड कप होस्ट कर रखा है. इतनी रिच हिस्ट्री है हमारी. एंड बात यही थी कि यार इंग्लैंड से वर्ल्ड कप बाहर निकला. और एक और लास्ट चीज़ मेंशन करना चाहते हैं सेगमेंट में, एक और चीज़ की डेथ हुई थी, वो थी वेस्ट इंडीज की डोमिनेंस. वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप के बाद से वो वेस्ट इंडीज कभी नहीं थी. वन सेकेंड, जिनको नहीं पता है, क्रिकेट की हिस्ट्री के पहले 2 मेंस वर्ल्ड कप 75-79 वो दोनों वेस्ट इंडीज जीती थी और तीसरा भी जीतने वाली थी. पहली इनिंग तक तो लग रहा था कि जीते रहे, बट फिर इंडिया ने एक मिराकुलस कमबैक करा एंड 83 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती. बट 3 फाइनल्स थे. 1987 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी और यहाँ से कभी भी वेस्ट इंडीज वो हाइट्स को रीच नहीं कर पाई. इसके तो वर्ल्ड कप जीते भी नहीं ना शायद 87 के अंदर ही जीते. T20 वर्ल्ड कप जीते हैं 2, बट ODI वर्ल्ड कप में वो अपनी छाप जिस तरीके की छोड़ के गए थे 70s के दशक में वो कभी भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए और अब बहुत अनलाइकली है कि ODIs में कभी कर भी पाएंगे. एक और बहुत सरप्राइजिंग चीज़ थी इस पूरे में कि जो इंग्लैंड वाला जो मैच था सेमीफाइनल जो कि वानखेड़े में हुआ था, उस टाइम पे 2 बॉल बॉयज थे हमारे, एक सचिन तेंदुलकर और एक विनोद कांबली. 13-14 साल के थे उस टाइम. वो उस टाइम पे प्रेजेंट थे उस स्टेडियम में एज बॉल बॉयज. उन्होंने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करा था जब उनके सामने उनकी कंट्री हारी थी. एंड उस दिन उन दोनों ने भी ठान लिया था कि बाय द टाइम द नेक्स्ट वर्ल्ड कप कम्स इन 1992 हम दोनों अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे. और यहीं से हमारा सेकेंड सेगमेंट आता है, स्कल्पटिंग द डायमंड. क्योंकि सुनील गावस्कर रिटायर हो जाते हैं एंड पूरी दुनिया देख रही थी कि अब नेक्स्ट जनरेशनल बैटर इंडिया से कौन निकल के आएगा. हाँ. और विद इन 2 years सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हो जाता है 1989 में. 16 साल की उम्र थी और उनके साथ ही साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट हैंडर बैटर थे विनोद कांबली, जिनका डेब्यू होने ही वाला था. काफी प्रॉमिसिंग थे वो भी. एंड ये जो बिल्डअप था ना 1992 वर्ल्ड कप का, इसमें हम लोग देखते कि काफी नए जनरेशन के प्लेयर्स का इन्फ्लक्स आना शुरू हो गया था. वो लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ दैट चैंपियन टीम 1983 की वो कपिल देव के नाम पे थे. बट कपिल देव का भी ये लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला था. नेचुरली क्योंकि एक ट्रांजिशन से टीम जा रही थी, यंग प्लेयर्स बहुत आ रहे थे. अगर आप कायदे से सोचो तो तेंदुलकर वगैरह 1992 वर्ल्ड कप में 20 साल के भी नहीं थे, टीनेजर्स ही थे. इट्स टू यंग. मतलब आज की डेट में आप उस उम्र के हो गए तो आपको अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने को कहा जाएगा. आप इंडियन टीम में भी नहीं होगे, फॉरगेट द वर्ल्ड कप. तो आई थिंक इट वाज फेयर टू से कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रही होंगी उस टाइम पे. मतलब नहीं थी. एंड वेरी ऑनेस्टली प्रॉब्ली वन ऑफ आवर वर्स्ट वर्ल्ड कप्स था वो. क्योंकि जब वर्ल्ड कप आता है हम लोग यंगस्टर्स लेके तो गए थे बट कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते हम लोग एज अ कंट्री एज अ टीम.
क्योंकि उस टाइम पे वो राउंड रॉबिन स्टेज होता था, इसके बाद वो चीज़ भी चेंज होने वाली थी। अब वापस आ गया वैसे। हाँ, अब वापस आ गया। उस टाइम पे सारी टीम जो है एक ही ग्रुप स्टेज में होती थी एंड फिर वही रैंकिंग के हिसाब से ऊपर जाते थे वो लोग, एंड उसमें इंडिया 7th फिनिश करी थी। एंड अल्टीमेटली वो पूरा वर्ल्ड कप भी इतना ज़्यादा गंदा में इससे लगता है क्योंकि हम लोग चलो 83 में हम लोग जीत गए थे, बट 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीती थी। इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना। क्या? इमरान खान रिटायर हो चुके थे, जो कैप्टन थे, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली, अच्छा, ही रिक्वेस्टेड हिम टू, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था स्पेशली कि इमरान खान आप वापस आइए, और क्योंकि टीम को आपकी ज़रूरत है। इमरान खान वाज नॉट द सेम प्लेयर दैट ही यूज्ड टू बी, जस्ट लाइक कपिल देव, दोनों उस टाइम के जनरेशनल ऑलराउंडर्स थे, बट वो वापस आते हैं एज अ कैप्टन, और जिस तरीके से उन्होंने यूटिलाइजेशन करा अपने आप का एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि उस एज पे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप रिटायर हो चुके हो, एक अलग फ्रेम ऑफ माइंड में हो, और वसीम अकरम जैसे बॉलर्स का जिस तरीके से वो वर्ल्ड कप जीते हैं, दैट वाज आल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिक। प्लस मुझे ये लगता है कि इंडिया ने चलो एज अ टीम बहुत अच्छा परफॉर्म ना करा हो, बट एटलीस्ट हमें वो जो यंगस्टर्स थे उनसे वो प्रॉमिसिंग और वो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस जो लोग कहते हैं वो देखना स्टार्ट हो गया था। क्योंकि सचिन तेंदुलकर, एज यू मेंशन, वो शायद 20 साल के भी नहीं थे उस टाइम पे। अजरुद्दीन हमारे पूरी टीम के टॉप स्कोरर थे उस वर्ल्ड कप में, एंड सचिन हमारी टीम के सेकंड टॉप स्कोर थे विद 283 रन्स। तो बहुत जल्दी सचिन तेंदुलकर अपना करियर फास्ट ट्रैक करके एक वो मेन स्टे बन गए थे टीम के अंदर, और इसी टाइम के दौरान वो फील भी आने लग गई थी कि भाई चलो गावस्कर अब तक थे हमारे साथ, अब सचिन तेंदुलकर इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार। एंड कामली का भी इसमें डेब्यू हो गया था, बट हाँ, कुछ अभी खास तक वो सीन पे ब्रेकआउट नहीं करे थे। मतलब अभी उनका वो जो शॉर्ट लिफ्ट पीक था वो अभी आना था, जब उन्होंने वो कुछ फास्टेस्ट टू 1000 टेस्ट रन्स मार दिए थे। हाँ, वो बाद में आना था। हमने एक पॉडकास्ट इसके ऊपर पूरा शूट करा हुआ है विनोद कामली की पूरी स्टोरी के ऊपर, वो हाईली रिकमेंड आप जाकर देखिए उसको। बट बेसिकली इस वर्ल्ड कप के साथ साथ आप ये फीलिंग छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि माइंड यू वंस अगेन आप पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में से एक वर्ल्ड कप जीते हो और एक में सेमीफाइनल पे आए हो, तो यू आर नो लॉन्गर जस्ट अ पुश ओवर। अब एक्सपेक्टेशंस है इंडिया से कि आपको कुछ करके दिखाना है। और जब पाकिस्तान जीत गई हो तो नेचुरली एक वो इन्फ्लक्स आता है ना कि यार अभी हम जीते, अभी पाकिस्तान जीती है, सब कॉन्टिनेंटल टीम्स का भी डोमिनेंस शुरू हो रहा है, वी हैव टू मेंटेन दिस। एंड गुड न्यूज वाज कि इंडिया 1992 वर्ल्ड कप से 1996 वर्ल्ड कप तक बेहतरी होने वाली थी, इससे कम नहीं होती, क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स थे बहुत यंग थे और ये अभी अपनी मेच्योरेशन पे पहुंचे ही नहीं थे। जब पहुंचते तो एक नेक्स्ट लेवल के प्लेयर बन चुके थे। ओवर द नेक्स्ट 4 years 1992 से 1996 तक हमने एग्जैक्टली यही देखा है। ये टीम अंडर मोहम्मद अजरुद्दीन दोबारा बहुत ही, देखो ना, जेन्युइन कंटेंडर्स ऑन पेपर, पीक पे आने लग गई, वो वाइब देने लग गई थी। यू सॉ सचिन तेंदुलकर जो कि उस टाइम पे अपने अर्ली 20s मिड 20s में आ रहे थे, आई थिंक 23-24 साल के थे वो। बाय दैट टाइम वो ऑलरेडी, मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने जब रिसर्च करी इट गॉट रीइंफोर्स्ड कि उस टाइम पे जो कमेंटेटर्स थे वर्ल्ड रिनाउंड, वो सब ऑलरेडी शाउट्स देने लग गए थे कि सचिन बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है। 23-24 साल की उम्र में। मतलब अभी तुम देखो तो जायसवाल और गिल ये सब उस उम्र के हैं, तिलक वर्मा, बट नोबडी सेज दे आर द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। मतलब जितने भी प्लेयर्स आते हैं ऐसे टाइप के जो कि वंस इन अ जनरेशन टाइप के या फिर वंस इन 100 years टाइप के प्लेयर्स होते हैं, वो आई थिंक बड़ा हम लोग देखते भी हैं कितने सारे स्पोर्ट्स में ये चीज़ें कि जिस तरीके से वो लोग खेल रहे होते हैं उसी तरीके से एक्सपर्ट्स को पता चल जाता है भाई कि ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। एंड 24 साल की उम्र में जैसे टाइप का प्रदर्शन करते आ रहे थे सचिन तेंदुलकर थ्रू आउट अपने करियर में, क्योंकि हमने जैसे डिस्कस करा है बाय द टाइम विनोद कामली मेड हिज टेस्ट डेब्यू, तब तक सचिन तेंदुलकर पूरा सेना टूर करके हर जगह सेंचुरी मार के वापस इंडिया आए थे। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कहाँ करके 100 मार दी थी, और मतलब 20-21 साल के रहे होंगे तो। एंड प्लस आई थिंक जो भी यंगस्टर होता है या फिर जिस भी खिलाड़ी को आप एज द नेक्स्ट बिग थिंग बोलते हो, उसका मेन टेस्ट अगर वो सब कॉन्टिनेंट रीजन में पैदा हुआ यही होता है कि सेना कंट्रीज में जाके क्या परफॉर्म कर पाए टेस्ट मैचेस में। हाँ, तो अगर आप इनिशियली अपने करियर में इतना अच्छा प्रदर्शन करके आ जाते हो तो इट इज बाउंड टू हैपन कि आपको लोग प्रेज करेंगे एंड यू विल बी लुक्ड अपॉन एज द नेक्स्ट बिग थिंग। ये होना ही था, सचिन के साथ ही होने लग गया था, बट ये टीम सिर्फ सचिन पे रिलाई नहीं कर रही थी। हाँ, वर्ल्ड कप में क्या होता है वो अलग बात है, बट गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप आपके पास कई सारे सुपरस्टार्स थे। मोहम्मद अजरुद्दीन, लोग शायद उनको एक डिफरेंट नजरिए से याद करते होंगे, एंड उसके पीछे भी हमने एक पॉडकास्ट पूरा बना रखा मैच फिक्सिंग का। बट जब तक ये बातें नहीं निकल गई थी, he was supposed to be one of the most stylish batters in world cricket and one of the best fielders exactly, yeah. बहुत ज्यादा नाम था उनका। और साथ ही साथ कुछ नए बॉलर्स भी निकल के आ रहे थे।
अब मैं उनका नाम लूंगा तो आपको लगेगा तो लेजेंड्स हैं, उस टाइम पे ये यंगस्टर्स थे, अनिल कुंबले, जावगल श्रीनाथ, वेंकटेश प्रसाद अपनी पीक पे आ रहे थे परहैप्स, कपिल देव जा चुके थे, लेकिन ये जो नई बैटरी आ रही थी ना बॉलर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग थी। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे प्लेयर्स भी थे जो कि हाँ शायद उतना लंबा पीक ना रहा हो बट काफ़ी टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस दिखाया। इनफैक्ट 1996 वर्ल्ड कप में अभी उनकी बात करेंगे कैसी परफॉर्मेंस थी, रिलेटिवली इट वाज नॉट दैट बैड। प्लस बाय दिस टाइम विनोद कामली ने भी थोड़ा बहुत अपने आप को प्रूव कर दिया था। इन सेइंग दैट विनोद कामली का इस पॉइंट ऑफ टाइम तक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन होने लग गई 1996 तक 95 96 आते आते तक सवाल उठने शुरू हो गए थे उनके ऊपर कि जो उन्होंने इनिशियली प्रॉमिस दिखाया था फास्टेस्ट टू 1000 रन्स वाला, वो कहीं ना कहीं अब डगमगा रहा है, थोड़ा सा करियर गलत नोट पे जा रहा है। अल्कोहल इश्यूज आ रहे थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिखने लग गई थी। बट दिस वाज सपोज्ड टू बी कामलीज पीक वर्ल्ड कप, परफेक्ट एज पे आ रहे थे अपने आप को अनाउंस करने के लिए एंड एक प्रॉमिसिंग बैटर की तरह वो खेलने वाले थे मिडिल ऑर्डर में। तो आई थिंक ये जो स्क्वाड बन रही थी ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग थी। अजय जडेजा एक और बड़े खिलाड़ी जो कि हम भूल जाते हैं, उनको भी आप शायद अलग तरीके से याद रखोगे हाँ, पर हाँ वो भी मतलब मिडिल ऑर्डर में नीचे आके जितनी एक्सप्लोसिव बैटिंग वो करते थे, 2-3 इनिंग्स तो मुझे याद है मैंने बहुत चर्चे सुने कि T20 खेल दिया था भाई उस उम्र में, उस एरा में। तो एक बहुत ही यूनिक टैलेंट थे, बहुत ही एक्सप्लोसिव बैटर थे इंडिया के लिए, बहुत ही अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करते थे। एंड साथ ही साथ इस वर्ल्ड कप में आते जाते ना 2-3 नैरेटिव्स भी थे वर्ल्ड क्रिकेट में जो कि इंडियन प्लेयर्स के अराउंड थे। उसकी वजह से इस वर्ल्ड कप की हाइप और ज्यादा हो गई थी। एक जैसे नैरेटिव था सचिन और लारा का, मैं वही कहने वाला था कि सचिन तेंदुलकर भी अपनी कंट्री में एकदम उभरते हुए थे एंड लारा भी अपनी कंट्री में वेस्ट इंडीज में खूब एकदम वो राइजिंग स्टार बनते हुए आ रहे थे। एंड सो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में हमेशा वो कंपटीशन होता था, वो राइवलरी रखते थे लोग। एंड बाय द टाइम द 1996 वर्ल्ड कप केम, पूरा ये नैरेटिव यही था कि भाई इस वर्ल्ड कप में जिसने अपनी छाप छोड़ दी वो आगे जाके राजा बनेगा पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का। एंड वो इसलिए इतनी हाइप भी हो गई थी इस टूर्नामेंट क्योंकि वेस्ट इंडीज मतलब यस 83 भी नहीं 79 के तो कोई वर्ल्ड कप जीते नहीं थे अल्टीमेटली, बट पॉइंट वही था कि अभी भी आप उनको लाइटली नहीं लोगे, दे वर द टीम। कुछ ऐसा सीन था ना इस वर्ल्ड कप में जो अपने मिनोज होते हैं उनको काफी सीरियसली लग गए थे कुछ। हाँ, इस पूरे वर्ल्ड कप का अल्टीमेटली मतलब आई वोंट से कि इस वर्ल्ड कप से पहले ही हो गया था, बट हाँ जब ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ था उसके बाद तक आते आते अब याद प्रॉब्ली इस टूर्नामेंट को ऐसे किया जाता है कि भाई यहाँ से वर्ल्ड क्रिकेट ने ऐसा सोचने लग गए कि आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते, कोई भी टीम आके कुछ भी कर सकती है। मतलब थोड़े से आपको लेवल इवन होते हुए दिख रहा था अक्रॉस द टीम्स जैसे क्रिकेट आगे। आई थिंक ये क्रिकेट की हिस्ट्री का 6ठा वर्ल्ड कप था। मतलब 10वां वर्ल्ड कप हम 2011 में जीते हैं, 6ठा वर्ल्ड कप ये था, हम 6ठा वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे जाते तो। प्लस आई थिंक एक और चीज ये थी कि इस टाइम पे वर्ल्ड क्रिकेट में वो ब्रांड डील्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो भी इन्फ्लक्स हो रहा था, क्रिकेट के अंदर पैसा खूब ज्यादा ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। हाँ, ये हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। 10th में पढ़ाया था, 11th में पढ़ाया था, आई थिंक 10th में पढ़ाया ऐसी कुछ था, सबको याद होगा ये। जब इंडिया 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई थी तो उसके चलते हुए काफी सारा ग्रोथ हमें देखने को मिला हमारे जीडीपी में। एंड सचिन तेंदुलकर की जो ग्रोथ थी एज अ क्रिकेटर, इट हैपेंड टू बी एडजेसेंट टू इंडियाज ग्रोथ। एंड ये हमने कितने पॉडकास्ट में कहा हुआ है कि इससे लोगों का एक अलग लेवल का अटैचमेंट बन गया था सचिन के साथ। एंड कोइंसिडेंटली सचिन वॉज दैट क्रिकेटर जो कि वो था ना अंधा पैसा जिसको कहा जाता है, वो क्रिकेट में एक प्लेयर कमा सकता है कि नहीं, वो पोटेंशियल सचिन ने करके दिखाया था। अच्छा, 1996 के दौरान ही ये चीज़ हुई थी जब कोका कोला ने सचिन को 5 साल के लिए साइन करा था एंड उन्हें 45 करोड़ मिल रहे थे इस चीज़ के लिए उस टाइम पे। या एंड ये पहली बार ऐसा होता है कि किसी भी क्रिकेटर को एक ब्रांड ने इतने लंबे टाइम तक साइन किया और इतना ज़्यादा पैसा दिया है। एग्जैक्टली। तो बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव डील थी ये एंड इट हैड टू कम टू सचिन ऑब्वियसली। जिस तरीके से रूल कर रहे थे इंडियन क्रिकेट को, नेचुरली उनके पास ही आना था। अच्छा, अब 1996 का वर्ल्ड कप जो था ये विल स्पॉन्सर कर रहा था एंड आई थिंक ये कहानी बहुत फेमस भी है, ये भी मेरे को एकदम से स्ट्राइक करी थी। तो विल्स एक टोबैको ब्रांड था एंड उस टाइम पे उन्होंने काफ़ी प्लेयर्स को बहुत लुक्रेटिव डील्स दी थी कि आप अपने बैट पे विल्स का पोस्टर लगाइए और खेलिए, हम आपको पैसा देंगे तगड़ा। एंड हमारे इंडियन प्लेयर्स ने ही बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर ली थी वो डील। वर्ल्ड क्रिकेट में तो मोस्टली सब ने ही कर ली थी, बट सचिन तेंदुलकर ने उस चीज़ को मना कर दिया था क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं ऐसे ब्रांड को प्रमोट नहीं करूंगा। इससे पहले मेरे को ये भी चीज़ पता चली कि बाद में जाके आईपीएल में जो वो ऊला ला ला वाला गाना आता था ना, सचिन नहीं आते थे, सचिन नहीं आते थे, इसलिए नहीं आते थे, किंगफिशर का था ना। हाँ, क्योंकि वो अल्कोहल प्रमोट करते थे वो।
मतलब वैसे तो सही बात है, बहुत अच्छी बात है, पर ऑन लाइटर नोट फिर कोका कोला को क्यों प्रमोट कर रहे थे? कहने को तो आप कह सकते हो, बट मुझे ये लगता है कि मतलब भाई उसके बाद जब उन्होंने मना करा इस चीज़ को लेके, तो जो सीएम्स थे हमारी कंट्री के, काफ़ी लोगों ने बहुत तारीफ करी थी सचिन नहीं की। नहीं, वो तो है ही, बिल्कुल है। एंड प्लस भाई जब आपको यू आर ऑलरेडी मेकिंग सो मच मनी, तो फिर एक वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाहो तो ले सकते हो कि मुझे अब पैसों के लिए कुछ नहीं करना भाई, अब मैं एक इमेज पोर्ट्रे करना चाहता हूँ, मैं राइट मैसेज सेंड आउट करना चाहता हूँ जनरेशन को। एंड सचिन ने उस चीज़ का, उस अथॉरिटी का, उस पावर का, उस पोजीशन का फायदा उठाया और सही तरीके से फायदा उठाया, तो वो तो डेफिनेटली उसकी तारीफ करना बनता है। एंड सो यहाँ से जैसे हमने बात करी कि हमारे खिलाड़ी धीरे धीरे उभरते हुए आ रहे थे, एंड इंडियन टीम वापस एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुकी थी आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 1992 वर्ल्ड कप, जहाँ पे हम लोग थोड़े अंडरडॉग्स की तरह गए थे। 1996 आते हुए हमारी टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। एवरीथिंग लुक्ड लाइक कि हम लोग वापस वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सब कॉन्टिनेंट को ही वर्ल्ड कप मिला था। पहली बार ऐसा हो रहा था कि 3 कंट्री साथ में वर्ल्ड कप करने वाली है। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान सेकेंड टाइम होस्ट कर रहे थे वर्ल्ड कप आफ्टर 1987। हाँ। और श्रीलंका को भी ऐड कर दिया गया था, पर क्योंकि श्रीलंका ऐड हो गई थी, इसके चलते हुए काफी सारा ड्रामा भी हुआ था। दिस इज वन साइड ऑफ द स्टोरी जो कि कई लोगों को हमारी जनरेशन से नहीं पता होगा। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। उस सेगमेंट का नाम है सिविल वॉर, और ये मेटाफोरिकल नहीं है, ये लिटरल नाम है, क्योंकि यूजुअली जो मैं सेगमेंट का नाम रखता हूँ थोड़ा सा पोएटिक रखता हूँ, बट ये एक्चुअली में लिटरली सिविल वॉर की बात होने वाली है। तो इसके पीछे का भी स्टोरी आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी वर्ल्ड कप में जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ होने वाला है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकला वर्ल्ड कप में, फिर अभी एक्सप्लेन करते हैं लोगों को। सो श्रीलंका में उस टाइम पे 1996 के दौरान एक सिविल वॉर चल रही थी, जहां पे एक मिलिटेंट ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, एंड इनकी लड़ाई चल रही थी श्रीलंका की गवर्नमेंट से, क्योंकि ये जो पूरी LTTE कहते हैं इसको, पूरे जो ग्रुप का नाम मैंने लिया, ये चाहते थे कि हमें नदन श्रीलंका में एक तमिल स्टेट अलग चाहिए, मतलब कंट्री को डिवाइड करना चाहते थे वो, कि हमें एक अलग ऑफिशियली श्रीलंका को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते थे। कहते थे कि आप लोग नीचे रहिए और हम लोग ऊपर रहेंगे, और उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली श्रीलंका रेडी, जो गवर्नमेंट थी वो रेडी थी नहीं। एंड सो इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब जो वर्ल्ड कप था 1996 का, वो 14 फरवरी से स्टार्ट होना था, ठीक है, एंड 31 जैन को 1996 में ही, अराउंड 2 वीक्स बिफोर द वर्ल्ड कप, एग्जैक्टली 2 वीक्स, एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद पूरे वर्ल्ड कप पे सवाल उठने वाले थे, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है श्रीलंका में, उसको बॉम्ब करा जाता है। इट वॉज अ सुसाइड बॉम्बिंग अटैक, एंड उसमें 90 समथिंग लोग मर गए थे, एंड 1400 समथिंग लोग इंजर हो गए थे। अब वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले अगर ये चीज़ हो रही है, तो नेचुरली कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा डर होगा। आज के टाइम पे भी अगर कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा डर जाएंगी कंट्रीज कि हमें भेजना चाहिए भी टीम या नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हाई थे इस टाइम पे, एंड उसके चलते फिर ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, ये 2 वो टीम बनती हैं जो कि मना कर देती हैं श्रीलंका के साथ खेलने से। मतलब श्रीलंका के साथ नहीं, वो कह रहे थे कि हम आप श्रीलंका से बाहर करा दो तो हम लोग खेलेंगे आपके साथ, बट सिंस श्रीलंका के मोस्ट मैचेस जो ग्रुप स्टेज के थे, अपार्ट फ्रॉम द इंडिया वन, क्योंकि इंडिया के लिए उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा था, हम लोग श्रीलंका में खेलने नहीं जाएंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अब इसमें एक नेचुरल सवाल ये आएगा, क्योंकि ये पार्ट तुमने ज़्यादा रिसर्च करा हुआ है, कि तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 कंट्रीज कर रही हैं होस्ट, तो श्रीलंका के जो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से मैचेस हैं वो पाकिस्तान या फिर वहाँ पे हो जाए, इंडिया में हो जाए। इंडिया वाला जो मैच था उनका, वो ऑलरेडी इंडिया में हो रहा था श्रीलंका का। अगर जो बाकी जो ग्रुप्स बने थे अल्टीमेटली, फिर अगर आप जो 2 और तगड़े मैचेस थे श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, वो भी आप श्रीलंका से बाहर कर रहे हो, तो फिर होम एडवांटेज का फायदा क्या है? मतलब फिर फायदा क्या है होस्ट करने का, अगर आपको अपनी जगह खेलने का ही नहीं मिलेगा। प्लस उस टाइम पे ये नहीं था ना कि इंडिया एकदम ही डोमिनेट भी कर रही है पैसों के मामले में। ऐसे अब तो होता है कि इंडिया के साथ कोई होस्ट कर रहा है तो वो सेकेंडरी ही है। फाइनल वगैरह, सेमीफाइनल, सारे बड़े मैच इंडिया में ही होने। जैसे इस वाले वर्ल्ड कप में फाइनल एक्चुअली में पाकिस्तान में हुआ है, इट वाज नॉट इन इंडिया। हाँ, ये हो सकता है कि परहैप्स उस टाइम पे ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर थी, ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड से था सारे होस्ट का। तो मतलब मुझे ये भी लग रहा है कि बात वो सिर्फ वही नहीं है जो तुम कह रहे हो कि होम एडवांटेज की बात नहीं है, बात पैसों की भी है ना। जो बड़े मैचेस अगर वो घर पे होस्ट करने को नहीं मिल रहा तो क्या मुझे प्रॉफिट मिल रहा है इस वर्ल्ड कप से? नहीं मिल रहा, क्योंकि फाइनल तो वैसे भी श्रीलंका में नहीं होना। तो हाँ, ये हो सकता है कि श्रीलंका ने फिर कहा होगा कि हम क्यों ही करें, फायदा क्या है वरना होस्ट होने का। एंड मतलब अल्टीमेटली इसका फायदा बहुत ज़्यादा होता है श्रीलंका को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज फोरफीट करते हैं अपने मैचेस पहले ही वर्ल्ड कप से, एंड इसके चलते हुए वॉक ओवर मिलता है श्रीलंका को कि आपको 2 पॉइंट मिलेंगे ही मिलेंगे। बेसिकली वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही श्रीलंका ऑलरेडी क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी। कैन यू बिलीव इट? पहली सब ये मुझे नई 21st सेंचुरी में याद कि कभी ऐसा हुआ है।
एंड प्लस मतलब काफ़ी लोग इस पूरे वर्ल्ड कप को ऐसे एसोसिएट करते हैं कि श्रीलंका ने बहुत डोमिनेंट रन लिया था, जो कि उनने लिया विद ड्यू क्रेडिट, उनकी बात करेंगे हम लोग वर्ल्ड कप में आते हुए। बट एक बहुत बड़ा हाथ इसका भी था भाई, आपका जो ग्रुप था उसमें आपको बेसिकली 3 मुश्किल टीमें मिली थी, एक इंडिया, एक वेस्ट इंडीज और एक अपनी ऑस्ट्रेलिया। अभी ग्रुप्स की बात भी कर लेंगे। एंड उसमें से 2 टीम्स ने फोरफीट कर दिया मैच, तो आपको 4 पॉइंट तो मजे मिल गए। उसके बाद आपको क्या केनिया, जिम्बाब्वे, इन सबसे तो आप वैसे भी जीत सकते हो। मेंटल प्रेशर हट जाता है बेसिकली गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, अगर आपको पहले पता हो कि आप नॉकआउट्स में जा रहे हो तो। Yeah. बट नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द वे श्रीलंका प्लेड। एंड श्रीलंका का मतलब काफ़ी लोग सोचेंगे भाई ये तो मज़े हो गए हमारे कि भाई हम तो मज़े में पहुंच जाएंगे, बट एक कंट्री के लिए अगर बाकी सारी कंट्रीज मना कर रही है ना कि खेलने में, तो एक इंसल्ट भी होती है, बहुत बड़ी इंसल्ट होती है। एंड श्रीलंका को ये बहुत गंदा फील हुआ कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा करा है। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही इन लोगों ने मना कर दिया हमारे साथ खेलने से। जिनको रिलेट करना है अभी पाकिस्तान की हालत देखो। हाँ राइट, अभी दोबारा बातें हो रही है ना, जो हालत फोटोज निकल के आई स्टेडियम्स की, हाँ कि अभी भी लास्ट मोमेंट आ रहा है। एंड सो श्रीलंका के जो कैप्टन थे उस टाइम पे, अर्जुना राणातुंगा, जो कि बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी बनते हैं आगे चल के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था बिफोर द वर्ल्ड कप स्टार्टेड कि ही वांट्स जो फाइनल होगा वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना चाहिए और मुझे ऑस्ट्रेलिया को हराना फाइनल में। क्योंकि इन्होंने मना क्यों करा? इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड उन्होंने फील करा था। प्लस ये जो पूरी डिसरिस्पेक्ट थी ये सिर्फ इस इंसिडेंट से ये लोग फील नहीं करते आ रहे थे। कुछ महीने पहले श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया गई थी मैचेस खेलने के लिए, एंड वहाँ पे टेस्ट मैचेस के दौरान मुतैया मुरलीधरन, जो कि उस टाइम पे एक यंगस्टर थे, उनको 4-5 बाल अंपायर ने नो बॉल दे दी थी चकिंग की वजह से। एंड मतलब उस टाइम पे ऐसा भी था कि जो उधर की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है UWA करके, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट क्लब, उनने 4 बार उन्हें टेस्ट दिया और वो पास हो गए थे। वो टेप्स मैंने देख रखी हैं, वो काफी पॉपुलर है। एंड वो ऐसे हर जगह वो कुछ वायर जैसे चिपका देते हैं पूरी बॉडी पे, शर्टलेस होना होता है आपको। अच्छा ऐसा होता है? अब पूरे बॉडी पे, पेट पे, चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, हर जगह वायर चिपका देते हैं और फिर आपको एक्शन अपना करना होता है बार बार, तो उससे वो पूरा ट्रैक करता है पूरी बॉडी मूवमेंट को। तो उस टाइम पे उन्होंने 4 बार टेस्ट दिया था, 4 बार वो पास हो गए थे। एंड माइंड यू ICC ने कोई रिजेक्शन नहीं उठाया था। ये जो UWA है, ऑस्ट्रेलिया के ही क्रिकेट क्लब जो है, उनने ऑब्जेक्शन उठाया था और उसके चलते उनने टेस्ट दिया भी। पास होने के बाद भी लगातार थ्रू आउट द टूर जो भी ऑस्ट्रेलियन क्राउड थी उन्हें लगातार उन्हें टॉन्ट करा था। एंड एज अ यंगस्टर आपके पूरी साइकी पे भाई काफ़ी महंगा इफेक्ट, मतलब बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है उस चीज़ का। एंड अर्जुना राणातुंगा बहुत गुस्सा थे इस चीज़ से कि भाई वो पास कर चुका बंदा है, वो यंगस्टर, आप सब लोग मिलके उसे टारगेट कर रहे हैं। देयर इज नो चीटिंग, लीगली पास करा उन्होंने, इंक्लूडिंग द अंपायर। वैसे भाई क्या ना, अंपायर ने भी इतनी बार आपने नो बॉल दे दी उनको, जबकि वो चेकिंग थी भी नहीं अल्टीमेटली। नहीं, चेक करवाने के बाद भी नो बॉल दिए। मतलब आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद दिया नहीं दिया, बट द फैक्ट कि उन्हें 4 बार टेस्ट देना पड़ा, आई थिंक कुछ ना कुछ तो 4 बार टेस्ट को देना पड़ रहा है। हाँ, अगर अल्टीमेटली उनने दी होती नो बॉल, फिर उनने एक बार टेस्ट दे दिया होता, फिर वो पास होगी वापस आ गए होते। बट 4 बार, मतलब मैं हमेशा ही कहता हूँ ना कि जो लोग आजकल एक बहुत कूल नोशन बन गया कि BCCI किल कर रही है क्रिकेट को, ये कर रही है, एक बार हमारी हिस्ट्री पढ़ो कि हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ, सब कॉन्टिनेंट टीम्स के साथ कितना अत्याचार हुआ है। 1983 वर्ल्ड कप के फाइनल में ही देख लो, टिकट नहीं दे रहे भाई, क्या बदतमीजी है ये। आज के टाइम पे ऐसा कोई हो सकता है कि BCCI टिकट ना दे अगर इंडिया में फाइनल होने वाला हो? तो हम लोग तो वैसे भी काफ़ी तमीज़ से पेश आते हैं सारे लोगों से, पर हमारे साथ जो है वो कोई लोग नोटिस करते नहीं है। बट रिगार्डलेस, इस सब की वजह से अर्जुना राणातुंगा खुद भी बहुत गुस्सा थे। एंड श्रीलंकन टीम जो थी उनको बेसिकली आई वुड से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जिसके चलते हुए पूरी टीम साथ में आ सकती थी और एक मोटिवेशन मिल गया था उनके अंदर, आ गया था वो कि हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना और ये वर्ल्ड कप जीतना है। इस वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की एक सॉफ्ट राइवलरी बनने लग गई थी। हाँ, और वो एक जेन्युइन राइवलरी में आने वाली थी जब इस वर्ल्ड कप को शुरुआत होती। तो प्लस ये जो इन वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने मना कराने से, इसकी वजह से ऐसे रूमर्स उठने लग गए थे, और ये 2 हफ्ते पहले की बात है वर्ल्ड कप से, कि बाकी टीम्स उनको भी अनसेफ लग रहा है तो हम लोग मना कर देते हैं। तो शायद श्रीलंका के मैचेस हो ही नहीं पाते अंदर उनकी कंट्री के अंदर। एंड सो इंडिया और पाकिस्तान ने, मतलब आज के टाइम पे तो सब देखने को मिलता ही नहीं है बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान ने वो सपोर्ट दिखाया श्रीलंका को। हमने डिसाइड करा हम लोग एक कप रखेंगे, एक मैच का, सॉलिडारिटी कप, इन सपोर्ट ऑफ श्रीलंका। एंड उसमें इंडिया और पाकिस्तान की कॉम्बाइंड 11 खेलेगी अगेंस्ट श्रीलंका। मतलब ये चीज़ तो मेरा दिमाग फट गया था देख के भाई, कि ऐसा चीज़ भी हो सकती है क्या? टाइम था वो, एक अलग ही टाइम था। एंड अल्टीमेटली वो एक मैच जो होता है इंडिया पाकिस्तान की जो 11 बनी थी वो जीत भी जाते हैं, 40 ओवर का मैच होता है।
बट एटलीस्ट मतलब ये दिखाने के लिए था कि भाई आप श्रीलंका में आके खेल सकते हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स अब नहीं है यहाँ पे। बेसिकली बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, एक सवाल मैं पुट आउट करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि सब लोग इंडिया से ही हैं और हम लोग भी डिस्कस करते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का वो कहना कि हमें नहीं जाना वो सही था? आई थिंक सो, एकदम सही था मेरे ख्याल से। अगर 2 हफ्ते पहले वर्ल्ड कप से आपका सुसाइड बॉम्बिंग हो गई है तो मतलब व्हाई वुड यू नॉट से मतलब हम नहीं जाएंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है इस बात पे कि अगर हम भी तो यही कह रहे हैं ना पाकिस्तान ना जाने के लिए कि सेफ्टी कंसर्न्स हैं, तो अगर वो दिख रहा है तो भाई नहीं जाना, बात खत्म। एंड उसके लिए जो उनको पेनल्टी पे करनी थी उन्होंने कर भी दी। ऐसा नहीं कि कोई नाटक कर, उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हें ठीक लगता है कि तुम्हें फोरफिट करवाना मैच, तुम्हें पॉइंट्स चाहिए तुम ले लो, बट मैं अपनी सिक्योरिटी के साथ नहीं खेलने वाला। तो आई थिंक वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का भी पूरा हक था बोलने का कि हमें नहीं जाना वहाँ। फेयर। तो यहाँ से हम लोग चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे हम लोग 1996 वर्ल्ड कप की बातें करेंगे। क्या हुआ उस वर्ल्ड कप में एंड क्यों कहते हैं कि बाय द टाइम दिस वर्ल्ड कप एंडेड हमारी इंडियन क्रिकेट पे एक बहुत बड़ा धब्बा लग चुका था जो कि हमें साफ करना था आगे चल के। अब 1996 वर्ल्ड कप एज आई सेड कि 1992 तक वो पूरा राउंड रॉबिन स्टेज चलता था। 1996 में 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था 12 टीम्स को, 6 टीम्स थी एंड हर ग्रुप में से जो टॉप 4 टीम्स होनी थी वो क्वालिफाई करने वाली थी। फिर क्वार्टर्स होते, सेमीज होते, फिर फाइनल होते। क्वार्टर फाइनल्स का तब चला था। अब इस टाइम पे जो ग्रुप्स थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो ग्रुप था उसमें श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और केनिया थे। दैट इज व्हाई आई सेड कि अल्टीमेटली इस पूरे ग्रुप में श्रीलंका को सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग टीम से खेलना पड़ा, विच वाज इंडिया। बाकी वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया से आपने फोरफिट करवा दिया और जिम्बाब्वे और केनिया से तो आप जीत ही जाते। मतलब जिम्बाब्वे उस टाइम पे काफी बेहतर थी आज की डेट से, बट हाँ स्टिल मतलब श्रीलंका के मैच नहीं थी उस टाइम पर। एंड जो दूसरा ग्रुप था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आजकल तो हमें लगता है कि इंडिया पाकिस्तान सेम ही ग्रुप में होंगे, उस टाइम पे ऐसा नहीं था। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, यूएई और नेदरलैंड्स। अब वैसे वेरी ऑनेस्टली इफ यू लुक एट इट, इन दोनों ग्रुप्स में से सबको पता है टॉप 4 कौन क्वालिफाई करने वाले हैं एंड अल्टीमेटली क्वालिफाई भी वही लोग करते हैं। बट एक वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों ग्रुप्स। आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा इंडिया पाकिस्तान को सेम में कर दिया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को चलो सेम में कर दिया। उस टाइम पे ऐसा चलन नहीं था। तो दैट इज वाई काफ़ी अच्छा होने वाला था वर्ल्ड कप, काफ़ी हाईली एंटिसिपेटेड था। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो इट एक्चुअली स्टार्टेड ऑन अ वेरी बोरिंग नोट। अच्छा, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का पहला मैच होता है, वो अच्छा जाता है, बट उसके बाद के जो अगले 6 मैचेस थे वो बहुत प्रेडिक्टेबल थे, वन साइडेड। हाँ, मतलब जैसे वन साइडेड भी, मतलब जो आपको मैच स्टार्ट होने से पहले ही पता होता है ना, जैसे इंग्लैंड यूएई का मैच हो रहा है, इंडिया केनिया का मैच हो रहा है, एक जायंट है और एक मिनो है। हाँ, तो आपको तो सबको पता ही था ये कैसा प्ले आउट होने वाला है। एक अच्छा मैच होना था श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का, वो फोरफिट हो चुका था। तो स्टार्टिंग जो हुई थी वर्ल्ड कप की वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे नहीं हुई थी, बहुत इंटरेस्टिंग नोट पे नहीं हुई तो थी। फिक्सचर्स और बेटर तरीके से मैनेज करने चाहिए थे। सारे एक साथ ही वो मिनोज वाले जल्दी, जैसे हम लोग T20 वर्ल्ड कप का कहते थे, अभी जो 2024 में हुआ था, क्या आईपीएल खत्म होने के बाद किसी का ध्यान गया ही नहीं था जब तक वो पाकिस्तान वाला मैच सुपर 8 जब तक नहीं आया था। इनफैक्ट तब तक तो लगा था असली वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ, कोई हाइप ही नहीं थी उसकी। सो वैसा ही यहाँ पे सॉर्ट ऑफ होता है, मिनोज के साथ मैचेस होते हैं, सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था किसी को। बट हम लोग चलते हैं इंडिया के रन पे। इंडिया का पहला मैच होना था केनिया से 18 फरवरी को, एंड ये मैच भी मतलब इट प्रूव टू बी वेरी इजी मैच, जो कि सब लोग कहेंगे। इंडिया की बॉलिंग आती है पहले एंड 161 फॉर 3 थी केनिया टाइम पे, मतलब उन्होंने स्टार्ट काफ़ी अच्छा लिया था। बट कुंबले आते हैं उस टाइम पे जो कि थ्रू आउट दिस वर्ल्ड का आपको दिखेंगे कि एक अपना मैजिक स्पेल्स डालते हैं वो। यहाँ पे वो 3 विकेट लेते हैं और 161 फॉर 3 थी केनिया, 199 पे केनिया ऑल आउट हो जाती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक करते हैं। अब जब बैटिंग आनी थी वहां पे हमें पता था कि भाई हमारे स्टार खिलाड़ी कौन होने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर स्टार्टेड द वर्ल्ड कप ऑन अ ग्रेट नोट जब वो 127 नॉट आउट मारते हैं। अजय जडेजा के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है उनकी, एंड इस पूरे मैच में मैन ऑफ द मैच भी रहता है सचिन तेंदुलकर। और पता है ये बहुत एक पॉपुलर नोशन है, इनफैक्ट मुझे भी था कि 2003 का वर्ल्ड कप सचिन का बेस्ट एवर वर्ल्ड कप है। स्टैटिस्टिकली हाँ है, बट जो इम्पैक्ट होता है ना टीम पे, आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि 1996 वर्ल्ड कप उनका सबसे इम्पैक्टफुल वर्ल्ड कप था। और इसके लिए मैं लास्ट सेगमेंट में 1-2 स्ट्रैटेजी पुट आउट करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। काफी लोग कह सकते हैं कि वो अनरियल कैरी जॉब था, कुछ ज्यादा ही अलग लेवल की थी। बट रिगार्डलेस केनिया के साथ बड़े आराम से उनका मैच होता है, बहुत इजीली वो मैच जीत जाते हैं। इसके बाद जो मैच होना था, यहाँ से अब टफ रन स्टार्ट होना था इंडिया का। उनका मैच होता है वेस्ट इंडीज से। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही हमने देखा था कि कितनी हाइप थी इन दोनों टीम्स की आपस में भिड़ने में, क्योंकि सचिन तेंदुलकर वर्सेस ब्रायन लारा होना था कॉम्पिटिशन। करेक्ट। एंड सो यहाँ पे आते आते पूरे इस मैच का भी नैरेटिव यही था कि इन दोनों में से देखते हैं
दे आर गोइंग एट ईच अदर, कौन यहाँ से निकल के आता है ऊपर, ये देखना था हमें। वेस्ट इंडीज टॉस जीतती है और बैटिंग लेती है पहले, एंड अनफॉर्चुनेटली इस पूरे मैच में ब्रायन लारा वाज अ फ्लॉप, कुछ खास परफॉर्म कर नहीं पाते वो। अनफॉर्चुनेटली भाई हमारे तो अच्छा ही है भाई, एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर दे, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो टीम जीतनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहाँ पे ब्रायन लारा फ्लॉप होते हैं एंड इंडिया जो है वेस्ट इंडीज को 173 पे ऑल आउट कर देती है। अगेन राजा कौन निकल के आता है इस पूरी बॉलिंग में, इट वाज अनिल कुंबले, जो कि फिर से 3 विकेट लेते हैं। एंड वेस्ट इंडीज से मतलब एनीवन वुड इमेजिन कि भाई एटलीस्ट तगड़ा जाएगा मैच, भाई एंड मोमेंट तक जाएगा। तो वेस्ट इंडीज उस टाइम पे, ऑल्दो मुझे याद है हमने वेस्ट इंडीज के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बनाई थी जो पुराने वाले चैनल पे, जो हम हमेशा रेफरेंस करते रहते हैं। तो ये था मतलब 1996 आते आते भी थिंग्स वर नॉट ऑल गुड वेस्ट इंडीज में, चीज़ें थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो रही थी या होने वाली थी। तो वेस्ट इंडीज क्लियरली वो टीम तो नहीं थी जो पहले हुआ करती थी, और इंडिया पहले से बेहतर हो चुकी थी। हाँ। तो वो गैप जो दोनों के बीच में था वो काफी कम हो गया था। बट हाँ मतलब इस तरीके से खेलना, मैंने कहा था ना पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में कि 1983 के फाइनल के बाद से वर्ल्ड कप से वेस्ट इंडीज कभी सेम टीम नहीं रही है। अनदर एग्जाम्पल। एंड इंडिया को ये टारगेट बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं चेस करने में। विद इन 40 ओवर्स ये टारगेट वो चेस करते थे, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर अगेन ही कम्स आउट ऑन टॉप जब ये कंपटीशन होता है उनका, जहाँ पे वो 70 रन बनाते हैं। एंड अल्टीमेटली वी कुड हैव सीन कि ये सेंचुरी में कन्वर्ट हो सकता था, बट विनोद कामली के साथ खेलते हुए उनका रन आउट हो जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो जाते हैं वहाँ पे। बट अगेन मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इस पूरे वर्ल्ड कप में थोड़े डिफिकल्ट चीज़ें आएंगी इंडिया की तरफ एंड थोड़ा स्टम्बल करेगी, क्योंकि मतलब एज समवन हु हैज़ ग्रोन अप एंड स्टार्टेड वॉचिंग क्रिकेट अ बिट लेट, 1996 का वर्ल्ड मैंने बहुत ज़्यादा कभी नाम सुना नहीं भाई कि अच्छा 1996 वर्ल्ड कप भी तो था। हमेशा लोग 2003, उसकी बात से तो चलो फॉलो करते ही आ रहे हैं, थोड़ा बहुत पता है सबका। 2011 की बात होती है, 2023 की बात होती है, 2019 की बात होती है, बट इन 1996 वर्ल्ड कप भी इतनी एक हिडन स्टोरी थी एंड किसी को पता नहीं था कि इंडिया ने, मतलब आज की जनरेशन में तो शायद काफी लोगों को पता नहीं इंडिया कैसा परफॉर्म कर रही थी उस वर्ल्ड कप में। साल 2000 से पहले के जो वर्ल्ड कप है उसमें शायद वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप कह सकते हो, शायद क्या है ही, मतलब हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप है। एंड सो 40 ओवर के अंदर चेस करती है, एक और मैन ऑफ द मैच अवार्ड जाता है सचिन तेंदुलकर को। इसके लिए तो शायद कुंबले को मिल सकता था, वैसे मुझे लगता है। हाँ कह सकते हो आप, कुंबले को मिल सकता था, क्या ये PR मूव था? बट उस टाइम आई वुड से कि मेरा उनका कंट्रीब्यूशन भी अच्छा चलता आ रहा है। 3 विकेट इज इक्वल टू 60 रन्स, जो कि मैं वैसे अग्री नहीं करता हूँ ये इस मैट्रिक से कि 1 विकेट 20 रन के बराबर होता है, बट वैसे देखा है तो हाँ मतलब कह सकते हैं उन्होंने 70 रन बनाए थे, या मेक सेंस। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इस पूरे वर्ल्ड कप में यू कैन क्लियरली सी कि 2 लोगों की स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है पूरी टीम में, बाकी किसी ने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म करा नहीं है। एक सचिन तेंदुलकर है और एक अनिल कुंबले है, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में। उसके अलावा टीम ने कुछ खास स्टेप अप करा नहीं है, और ये आगे जाके जब हम लोग स्टैट्स डिस्कस करेंगे वो ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी उस चीज़ को। अब जो थर्ड मैच होना था वो वानखेड़े में होना था, इट वॉज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। एंड अगेन ये वो मैच होना था जहाँ पे थोड़ा टफ सिचुएशन आने वाली थी। मार्क टेलर कैप्टन कर रहे थे उस टाइम पे, और मार्क वॉ जैसे प्लेयर्स थे टीम के अंदर, रिकी पॉन्टिंग आ चुके थे जो कि उस टाइम पे एक यंगस्टर थे। तो ऑस्ट्रेलिया की भी काफ़ी हाइप थी कि भाई ये टीम भी अच्छा कर सकती है, और प्लस हमने देखा है कि 1996 के बाद तो उनकी डोमिनेंस स्टार्ट होती है। हाँ अभी इस पॉइंट तक ऑस्ट्रेलिया भी वो टीम नहीं थी जो कि अभी आप देखते हो। अभी तक वो सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीते थे 87 का। तो इंडिया के पास भी एक वर्ल्ड कप था, ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक वर्ल्ड कप था, और इंडिया वाज सपोज्ड टू बी द बिगर फेवरेट इन दिस टूर्नामेंट। तो अभी ऑस्ट्रेलिया का वो डोमिनेंस शुरू नहीं हुआ था वर्ल्ड क्रिकेट में। एंड सो जब मैच स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतती है और बैटिंग चूज करती है, एंड यहाँ पे मार्क वो जो कि आगे चल के बहुत बड़े खिलाड़ी बनते हैं, वो 126 रन मारते हैं एंड ही बिकम्स द फर्स्ट मैन एवर टू स्कोर कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप सेंचुरीज। इससे पहले किसी ने लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी नहीं मारी थी, बट मार्क वॉज स्टेप्ड अप टू द ओकेजन एंड इंडिया की अगेंस्ट वो 126 रन मारते हैं। एंड एक टाइम पे ऐसा था, क्योंकि काफ़ी जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी लोगों से हम लोग बात करते हैं, एक टाइम ऐसा था जब मतलब इंडियंस जेन्युइनली घबरा गए थे भाई, क्योंकि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से 300 तक बना सकती है एंड 300 टॉप ही करेगी अल्टीमेटली। और अगर 300 का टॉप हो जाते तो फिर तो मतलब यहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखेंगे 270 260 ऐसे बन गए ना, तो आपको लगता है अच्छा विनेबल स्कोर है ये। 300 बन गए तो मतलब आउट ऑफ रीच है फिर आपका। एंड 300 लग रहा था कि बन जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, बट हमारे जो स्पिनर्स थे वेंकटापति राजू एंड अनिल कुंबले,
ये उनको 258 पे ऑल आउट कर देते हैं अल्टीमेटली। एंड सो एक डिसेंट टारगेट होता है जो कि इंडिया को लगता है अच्छा हम लोग चेस कर सकते हैं इस चीज़ को। एंड ऑस्ट्रेलिया का भी मतलब जो मैंने 2 स्पिनर्स गिनाए आपको, इन दोनों ने इतना तगड़ा प्रदर्शन किया था इस मैच में। ऑस्ट्रेलिया के जो लास्ट 7 विकेट थे वो 26 रन में गिर गए थे। कोलैप्स, बहुत ही गंदा कोलैप्स। एंड एक और बहुत फनी चीज़ ये है कि इस पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 5 रन आउट हुए थे। अच्छा मतलब दिस इज एक्चुअली सो सरप्राइजिंग भाई, 5 रन आउट हुए थे आपके। बट अगेन भाई प्रॉप्स टू इंडियाज फील्डर्स एंड देयर स्पिनर्स ऑल्सो जिन्होंने ये कमबैक करवाया। एंड जहां हमें लग रहा था कि 300 के ऊपर जाएगा स्कोर, 258 पे ऑल आउट कर दिया। जब इंडिया बैटिंग करने आती है, तेंदुलकर जिनका पूरा वर्ल्ड कप बहुत अच्छा चलता आ रहा है, काफ़ी साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जब तक वो पिच पे खड़े थे तब तक लगा था कि भाई इंडिया जीतने वाली है। और ये कहानी आपको देखते मिलेगी अब हाँ पूरे उसमें, मतलब जब तक बैटिंग कर रहे थे इट वाज लाइक कि इंडिया जीत जाएगी, अपर हैंड एक्चुअली में इंडिया के पास है अभी भी। एंड लग रहा था कि चेज हम लोग कर लेंगे। सचिन तेंदुलकर बहुत एक्सप्लोसिवली बैटिंग कर रहे थे, 90 रन वो बनाते हैं ऑफ जस्ट 84 बॉल्स। मतलब यूजुअली आप इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं होगी, किसी बहुत रेयरली ऐसा होता है किसी ने इतना हाई स्कोर करा हो और एक 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से मारा हो, वरना लोग थोड़ा सा कम की स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं। बट वहाँ पे तेंदुलकर खेल रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से लेके जा रहे थे, बट फिर वो आउट हो जाते हैं। मांजरेकर और नयन मोंगिया ये जब नीचे खेलने आए थे, संजय मांजरेकर बाय द वे जिनको नहीं पता, उन्होंने भी वो चेस दे केप्ट इट अलाइव, बट अल्टीमेटली वो लोग भी आउट हो जाते हैं और इंडिया 242 पे ऑल आउट होती है। क्लोज 16 रन से इंडिया वो मैच हार जाती है। बट एटलीस्ट वो फाइट दिखाई इंडिया ने, एंड लगा कि एक टाइम पे इट वाज अ इवन कॉन्टेस्ट प्लस था। मतलब बाकी लोग भी थोड़ा स्टेप अप करे इस मैच में कंपैरेटिवली। हाँ कह सकते, मतलब अभी भी देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड द रेस्ट ऑफ द बैट्समैन। सचिन इस पूरे वर्ल्ड कप में जब मैं रिसर्च करी भाई कोई कंपैरिजन कुछ ज्यादा ही ऊपर खेल रहे थे वो, एंड इट वाज जेन्युइनली सरप्राइजिंग कि बाकी सारे प्लेयर्स बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाए। मूविंग टू आवर 4th मैच जो कि होना था श्रीलंका के अगेंस्ट। श्रीलंका अब तक वो टीम बन चुकी थी जो कि लोगों को लग रहा था दे आर द टीम टू बीट। उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट चीज अपनाई थी जब उनके जो जयसूर्या और रमेश कालूथन्ना, रोमेश कहेंगे मेरे रोमेश, तो वो दोनों जो है एक्चुअली मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स थे, मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर के थोड़े। और इस पूरे वर्ल्ड कप में एक तरकीब उनने अपनाई थी जब अर्जुना रणतुंगा ने कहा कि आप लोग ओपनिंग करो, जो हमने 2023 में सॉर्ट ऑफ देखा था ना कि रोहित शर्मा ऐसी ओपनिंग दे दे रहे हैं। राइट, इसका थोड़ा सा एक कम वर्जन हमें 1996 वर्ल्ड कप एंड ऑफ इट्स टाइम वाला अप्रोच था उस टाइम चीज थी। हाँ कि वो आगे जाके ऐसी तोड़ाई कर देंगे पहले ओवर्स में कि उसके बाद अच्छा खासा स्कोर बनेगा ही पूरे बनेगा। वर्ल्ड कप का ये थीम बन गया था। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग आगे जाके जो सेमीफाइनल की बात करेंगे, बहुत बड़ा रोल है इस चीज का कि वो खौफ बैठ गया था टीम्स में। जिस तरीके से ये दोनों बैटिंग कर रहे थे अब दी ऑर्डर, जो स्टार्ट्स मिली थी श्रीलंका को, एक बहुत बड़ा होता ना सरप्राइज पैकेज जो कि किसी टीम ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, वो एक एक्स फैक्टर निकल के आ गया था श्रीलंकन टीम का। या एंड ये मैच दिल्ली में होना था। इंडिया टॉस जीतती है, श्रीलंका टॉस जीतती है और बॉलिंग लेती है पहले। अब इंडिया की बैटिंग आई थी एंड इसमें सचिन तेंदुलकर अगेन स्टेप्ड अप टू द ओकेजन जब वो 137 रन मारते हैं। एंड फाइनली उनका साथ एक अच्छे लेवल पे देते हैं अजहरुद्दीन, जो कि 72 नॉट आउट मारते हैं। इन दोनों की हेल्प की वजह से इंडिया 272 का टारगेट बनाती है। एंड ये वो दिल्ली पिच नहीं है जो आज की डेट पर है। अब तो पिछले 3-4 सालों में, 3-4 भी क्या है, से 2-3 सालों में बहुत पाटा विकेट बना दी है लिमिटेड ओवर्स के चलते हुए। बट जो लोग क्रिकेट एटलीस्ट 10 साल से भी देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा उस टाइम पे वो विकेट कितना ज्यादा मूवमेंट दिखाया करती थी। प्लस मतलब 272 इज अ गुड टारगेट भाई, अच्छा खासा, मतलब ये लोग डिफेंड कर सकते हैं आराम से। बट जो हमने बात करी है कि वो जो श्रीलंका एक रेवोल्यूशनाइज करके आई थी अपने गेम को, वो हमें दिखता है जब हमारे जो दोनों, हमारे कह रहा हूँ श्रीलंका के जो दोनों ओपनर्स हैं जयसूर्या और रोमेश कालूथन्ना, ये दोनों 3 ओवर के अंदर पहले 42 रन मार देते हैं। लाइक लेजिट हम लोग ये चीज कर रहे थे। हाँ, जो हम लोग 2023 में करके कह रहे थे कि रेवोल्यूशनाइज करा हमने आज से 29 ईयर्स पहले। हाँ, इट वॉज एंटायरली डिफरेंट भाई, किसी ने चीज देखी नहीं थी और सबको लग रहा था कि भाई ये कोई एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये लोग टपकेंगे, बट जब तक नहीं टपकेंगे तब तक लोग तोड़ के रहेंगे एकदम। और इसी के चलते श्रीलंका बहुत ही ज्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गई थी मैच में। एक फनी चीज ये हुई थी, जो मनोज प्रभाकर थे हमारे, वो बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ, नहीं पता है, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर नहीं रहे थे इस मैच में। एंड सो जो लास्ट 2 ओवर थे उनके, उनने ऑफ स्पिन डाली थी उसमें, इतना पिटाई हुई है। या ये बहुत पॉपुलर एक लोर है जो कि मैंने हमारे फादर के जनरेशन से काफी सुनाई है कि इतनी पिटाई हुई थी कि स्पिन डालने पे आ गया था। और क्योंकि यूजुअली आप देखते नहीं हो ना, एक पेसर इतना पिटा हुआ कि वो स्पिन डालने लग गया। मॉडर्न क्रिकेट में हम कब देखने को मिलता है? ज्यादा बुरा होता है तो हटा देते हैं बॉलिंग से, बट इतना बुरा हाल है कि आप ऑफ स्पिन डालने लग गए हो, ये इट्स अ वेरी रेयर साइट।
एंड सो श्रीलंका यहाँ पे बड़ी इजीली स्कोर करती है एंड अल्टीमेटली 6 विकेट से मैच जीत जाती है। इंडिया का जो रन स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था जब वो केन्या और वेस्ट इंडीज से जीते थे, नाउ सडनली थोड़ा सा टफ हो गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों से कंसेक्यूटिवली हार गए थे वो लोग, थोड़ा सा डूबियस हो गया था उनका रन। बट इसी के साथ 4 मैचेस हो चुके हैं एंड सचिन तेंदुलकर के 424 रन हो चुके हैं और एन एवरेज हर मैच में 100 से ऊपर मारे हैं। एंड जो बाकी सारे बैट्समैन है वो हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, बट कोई भी अभी भी उस लेवल पे स्टेप अप नहीं कर पाया। ये चीज़ थोड़ी सैड थी। जो फाइनल मैच था इंडिया का ग्रुप स्टेज का, विच वॉज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये भी मतलब इसमें आपको प्रूव होगा कि क्यों जिम्बाब्वे को हम लोग कहते हैं लाइटली नहीं ले सकते थे उस टाइम पे। जिम्बाब्वे पहले टॉस जीतती है और बॉलिंग लेती है एंड इंडिया के साथ एक बहुत ही शॉकिंग चीज होती है जब वो 32 for 3 हो चुके थे। सचिन तेंदुलकर सब आउट हो चुके थे, वही ना, सचिन आउट हुए तो एकदम से एक वो गिरने लगा। फिर मतलब 32 for 3 पे तो आपको लगेगा भाई अब क्या करें अब एकदम से, बट उस टाइम पे हमारे फाइनली प्लेयर स्टेप अप करते हैं जब नवजोत सिंह सिद्धू और विनोद कामली बैटिंग कर रहे थे। विनोद कामली 106 रन मारते हैं और नवजोत सिंह सिद्धू 80 रन मारते हैं एंड इन्हीं की मदद की वजह से इंडिया 247 का टारगेट खड़ा करती है, विच वॉज गुड इनफ फॉर जिम्बाब्वे। इसके हिसाब से आप जीत सकते थे। एंड जिम्बाब्वे का भी जब बैटिंग करने आते हैं तो एक अच्छा स्टार्ट होता है, 92 for 2 थे टाइम पे वो, बट वही है कि अल्टीमेटली जैसे टाइप के स्पिनर्स थे, जैसे टाइप की बॉलिंग थी इंडिया के पास, मतलब उस टाइम पे आते आते इंडिया एक नॉच ऊपर थी जिम्बाब्वे से, एंड सो दैट इज वाई उनका क्रैश होता है एंड इंडिया ये मैच जीत जाती है। बट द गुड थिंग इज कि इंडिया आगे जाके नॉकआउट्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है एंड सो जो टीम्स नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करी है इस ग्रुप में से वो थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका। सो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज जिन्होंने अपना मैच फोरफीट करा था, उसके बाद भी उन्हें आई थिंक प्रॉब्ली उनको भी पता था भाई कि तक बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा नहीं इसका, क्योंकि रिगार्डलेस विल बी एबल टू क्वालिफाई। अगर सीधा सेमीज होते ना और सिर्फ 2 टीम क्वालिफाई करनी प्रॉब्लम होती, तब बहुत प्रॉब्लम होती। हाँ। क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई बाहर जरूर होता, क्योंकि श्रीलंका तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी। बट यहाँ पे सब लोग मिल बांट कर भी खेल सकते थे। आई थिंक उससे फर्क पड़ा होगा। इंडिया अल्टीमेटली 3rd फिनिश करती है ग्रुप में, ये नहीं कि टॉप 2 में भी है। श्रीलंका फर्स्ट आती है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड आती है। तो इंडिया ने ऑल्दो डोमिनेट करा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट जो बड़ी टीम्स थी 2 उनके अगेंस्ट पास आकर वो मैच थोड़ा सा गवा दिया कहीं ना कहीं। श्रीलंका ने तो चलो ऑब्लिटरेट ही कर दिया काइंड ऑफ, बट ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जैसे आप कह सकते हो कि जीतना चाहिए था हम लोगों को। ओवरऑल आप ये जरूर कह सकते हो इस ग्रुप स्टेज की परफॉर्मेंस से कि बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट इसमें सचिन का था, बहुत बड़ी कैरी जॉब चल रही थी एंड इट रिमेन्ड टू बी सीन कि जब सचिन नहीं चलेंगे एक बड़े मैच में तब क्या इंडिया केपेबल होगी। क्योंकि सचिन श्रीलंका वाले मैच में भी चले, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में भी चले और फिर भी इंडिया हार गई है। तो जब एक बड़ा मैच आएगा और उसमें सचिन नहीं चलेंगे तब क्या होगा। और उन जो बातों का डर था वो काइंड ऑफ हमें आगे ट्रू होते हुए दिखेगा। क्योंकि यहाँ से हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वार्टर फाइनल्स की बातें करते हैं। और ये क्वार्टर फाइनल बहुत पॉपुलर है। अभी हम लोग इसमें से इंसिडेंट्स आपको बताएंगे तो आपको याद आएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बैंगलोर में चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में क्या हुआ था वहां पे। आई थिंक सबसे बड़ा यहाँ पे शॉक जो है वो मैच से पहले ही लग गया था। यहाँ से वो जो डार्क एलिमेंट है ना इस पॉडकास्ट का, अब वो आना शुरू हो जाएगा। एंड बहुत ही इतनी हद तक कंट्रोवर्सी हुई है कि आज तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चीज़ पे। ये मैं सरप्राइज था कि आज तक ये चीज़ें बातें होती हैं। पाकिस्तान के जो कप्तान थे उस टाइम पे वसीम अकरम, वो टॉस से 15 मिनट पहले पुल आउट करते हैं गेम से। कहते हैं कि एक मसल इंजरी हो रखी है उनको, साइड स्ट्रेन हो रखा है, इसके चलते वो मैच नहीं खेल पाएंगे। एंड सो उसके चलते जो स्टैंडिंग कैप्टन होता है वो आमिर सोहेल को बनाया जाता है। अब ये तो उनने चलो दे दिया कि भाई मेरी इंजरी हो रखी है, टॉस से 15 मिनट पहले आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए हो, तो सस्पिशियस था ही थोड़ा बहुत ये। एंड ये इसलिए भी था क्योंकि काफ़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आज तक ये चीज़ बिलीव करते हैं कि उन्होंने पुल आउट इसलिए करा था क्योंकि उनकी डील हो रखी थी किसी बुकी से फिक्स से रिलेटेड, एंड दैट इज़ वाई द एंड मोमेंट पर उन्होंने अपनी टीम को ही जेपरडी में डालने के लिए, क्योंकि जो भी हिस्सा हुआ होगा फिक्सिंग का, इसलिए उन्होंने 15 मिनट पहले एज कैप्टन पुल आउट कर लिया। अब ये इसलिए भी काफ़ी बिलीवेबल लगता है लोगों को, या फिर कॉन्स्पिरेसी बनती ही इसलिए क्योंकि 1996 की हम लोग बात करें, जस्ट 2 साल पहले उन पे एलिगेशन आया था कि आपने फिक्सिंग करी है, नाम उनका इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ, न्यूजीलैंड के साथ एक ओडीआई फिक्स करने का एलिगेशन था उन पे। एंड ऐसा भी था कि उन्होंने अपने बॉलर्स को 3-4 लाख रुपए ऑफर करे थे। प्लस जो काफ़ी रिपोर्ट्स आती है उस टाइम के दौरान की, उसमें ऐसा होता है कि वसीम अकरम एज कैप्टन ऑफन टाइम्स वो अपने आप को प्रमोट करते थे अप द ऑर्डर, ताकि वो ऊपर बैटिंग करके मैनिपुलेट कर सके गेम को, जैसा उन्होंने फिक्स कर रखा होगा।
कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में लगातार वो फ़ोन पे रहते थे और बात करते थे बुकीज से। तो देन अगेन मतलब ऑब्वियसली प्रूव नहीं हो पाती ये चीज़ें, बट फिक्सिंग हमने कहाँ ही देखा है प्रूव हुई है कभी भी क्रिकेट के अंदर। हमेशा या तो बैन मिल जाता है पीसीबी या बीसीसीआई से, अल्टीमेटली वो चीज़ प्रूव नहीं कर सकते। कोर्ट से तो हटा ही दिया जाता है बैन, क्योंकि लॉज ही नहीं है इसके अगेंस्ट। बट ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, और ये क्यों है कि मतलब आपको सोचने पे मजबूर करे, क्योंकि पाकिस्तान के एक और प्लेयर है आमिर सुहेल, जो स्टैंड कैप्टन थे, उनसे आज तक पूछा जाता है तो क्या कहते हैं वो, कि आप वसीम अकरम से जाके पूछिए कि उस वक्त क्यों बाहर हुए थे वो। प्लस वसीम अकरम को मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि अभी कुछ साल पहले तक जब वो ऐसे क्रिकबज़ या ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे होते हैं, जब उनसे वो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, जब वो लोगों के आंसर्स लेते हैं ट्विटर से, क्वेश्चंस लेते हैं, तो आज तक लोग पूछते हैं ये कि एक्चुअली में आप क्यों बाहर हुए थे उस टाइम पे, और टू द पॉइंट कि वो काफ़ी चिढ़ जाते हैं आज के मोमेंट पे और कहते हैं कि मैं तो बाहर हुआ था, मेरा साइड स्ट्रेन था, आप जाके पूछ सकते हैं, मेरे रिब्स पे इंजेक्शंस लग रहे थे और बाकी खिलाड़ियों से जाके पूछिए। एंड मतलब ऐसा टाइप का उनका पूरा गुस्सा होता है कि जो बाकी 11 लोग थे वो क्या छोले खाने आए थे वहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, आप मेरे को क्यों ब्लेम करते हो उस लॉस के लिए। ऐसे टाइप का रिएक्शन होता है उनका। तो अगेन मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव किसको हम लोग किस साइड को बिलीव करें। जो पूरा वो समय था वो इतना डूबियस है पूरे, नॉट जस्ट इन इंडियन क्रिकेट बट वर्ल्ड क्रिकेट में, कि कुछ भी उस टाइम के दौरान ऐसी टाइप की स्टोरी निकलती है ना, तो मोर लाइकली आप ये बिलीव कर लेते हो कि शायद है। हमने अर्ली 90s का एक इंसिडेंट उसको कवर किया था वही मैच फिक्सिंग के पॉडकास्ट में, जब शेन वॉर्न ने आके खुले में कह दिया था कि मुझे 2-3 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने ऑफर करा फिक्सिंग करने का। तो वो पाकिस्तानी टीम का फिक्सिंग से रिलेशन वो अर्ली 90s से ही चल रहा था, एंड इंडियन टीम का भी निकल के आता है बाद में काफी कुछ। एंड सो पता क्या इसमें ना इतना सेंसिटिव इशू है, बिकॉज इतने बड़े नाम इन्वॉल्व होते, यू डोंट वांट टू अज्यूम कि किसी ने कुछ कर रखा हो। बट पॉइंट ये कि एलिगेशन इतना बड़ा है और खुद के टीम के प्लेयर्स कहते रहते हैं कि जाओ पूछो उनसे कि वो क्यों नहीं खेले। तो इट मेक्स यू वंडर कि क्या एग्जैक्टली सीन था। प्लस भाई टॉस से 15 मिनट पहले ना क्वार्टर फाइनल मैच आप अपने आप को बाहर कर रहे हो। शोएब अख्तर एक साइड पे कहते हैं कि मेरे घुटने टूटे होंगे तो मैं ये करूंगा। तो पता नहीं, मतलब वियर्ड लगता है, क्योंकि आपको पता फाइनल आपकी कंट्री में है और आप डिफेंडिंग चैंपियंस हो, व्हाई वुड यू नॉट वांट टू, या तो बहुत ही इंटेंसिव इंजरी हो, हु आर वी टू जज। बट पता नहीं, मतलब कुछ नहीं कह सकते, वी डोंट नो कि क्या हुआ, किसी को नहीं पता। तो हम कोई जजमेंट पास नहीं करना चाहते, बट थिंग्स डेफिनेटली लुक सस्पिशियस। एंड सो जब मैच स्टार्ट होता है तो एक ऑलरेडी सेटबैक मिल चुका था पूरे पाकिस्तान को। आज के टाइम पे भी अगर आप पाकिस्तान लोगों से पूछोगे कि अल्टीमेटली मैच में क्या हुआ, रिजल्ट ऐसा क्यों आया, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे तो वसीम अकरम नहीं थे उस टाइम पे इसलिए ऐसा हुआ था। बट रिगार्डलेस जब मैच स्टार्ट होता है इंडिया टॉस जीती है और बैटिंग लेती है पहले, एंड यहाँ पे फाइनली टेस्ट होता है जब सचिन तेंदुलकर जल्दी आउट हो जाते हैं, सिर्फ 31 रन पे वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद इंडिया पे एक पहाड़ था भाई कि ये आपको क्लाइम करना है, एक अच्छा खासा टारगेट देना है बैटिंग फर्स्ट, ताकि पाकिस्तान को आप हरा सको। एक तगड़ी राइवलरी चल रही थी उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ। एंड उस टाइम पे नवजोत सिंह सिद्धू जो कि अभी लास्ट मैच में स्टेप अप करे थे, वो एक बहुत ही एक्सप्लोसिव नॉक खेलते हैं जब वो 93 रन बनाते हैं, और नीचे आके अजय जडेजा वो 45 रन बनाते हैं ऑफ 25 बॉल्स। जो तुम बात कर रहे थे कि वो T20 सॉर्ट ऑफ नॉक खेलते थे एट टाइम्स, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन अ वेरी क्लच मोमेंट। एंड इसी के चलते इंडिया 287 रन का टारगेट देती है। सचिन तेंदुलकर के केवल 30 रन पे आउट होने के बाद भी इंडिया 287 रन बनाती है ना क्वार्टर फाइनल मैच। ये बड़ी चीज पाकिस्तान के अगेंस्ट ये काफी बड़ी चीज थी। जो लास्ट के 3 ओवर थे उसमें इंडिया ने 51 रन मारे थे। गेम चेंज, मतलब ये तो कई बार आज के टाइम पे भी देखने को नहीं मिलता। अभी वो T20 था उसमें 3 ओवर 50 रन चाहिए थे, अभी जो T20 था इंडियन का। हाँ, तो वो बहुत ही तगड़ी तरीके से इंडिया ने वहाँ पे बैटिंग करी थी एंड काफी अच्छा डिस्प्ले करा था। एंड यहाँ पे एक फनी चीज हुई थी, इस पूरे वर्ल्ड कप में एक पेनल्टी लगी थी, वो पाकिस्तान को मिली। किस चीज की? स्लो ओवर रेट था पाकिस्तान के। अल्टीमेटली जो नेक्स्ट बैटिंग होनी थी उनकी सेकंड इनिंग्स में, उसमें से एक ओवर उनका डिडक्ट कर दिया गया था। अच्छा। कि आपको 50 नहीं 49 ओवर्स मिलेंगे बैटिंग करने को। तो ये भी पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक पेनल्टी लगी थी, वो मिली भी पाकिस्तान को। इट हैड टू हैपन दैट वे। अब पाकिस्तान यहाँ पे चेस करने आती है 287 का टारगेट, एंड स्टार्ट उनका काफी अच्छा होता है जब वो 15 ओवर में 113 रन बनाते हैं सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। काफी तगड़ा स्टार्ट होता है कर रहे थे। एंड फिर वो मोमेंट आता है जहां से चीजें चेंज होनी थी। आमिर सुहेल बैटिंग कर रहे थे एंड वेंकटेश प्रसाद हमारे बॉलिंग कर रहे थे। आमिर सुहेल उनको बाउंड्री मारते हैं एंड उसके बाद बैट वहां पे दिखाते हैं जहां पे बाउंड्री मारी,
ऐसा सिग्नल करता है भी वहां पे एक और मारूंगा तुम्हें, वहाँ पे कौन मारूंगा फिर तक जाके बॉल लेके आया। हाँ, मैं भी ये सोच रहा था कि ये भी हो सकता है। बहुत पॉपुलर एक सीन आप याद करोगे तो, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं तो ब्रॉडकास्टर्स ये सीन रिप्ले दिखाते हैं। तो ये उसी वर्ल्ड कप का सीन है। एंड वेंकटेश प्रसाद वैसे टाइप के इंसान थे नहीं कि वो उस टाइम पे पलट के कुछ जवाब थे। एक रिजर्व्ड इंसान थे वो, उनको अपनी बॉलिंग पे ध्यान देना था, बट वैसे बहुत एग्रेसिव, मतलब कुछ नहीं बोलते वो उस टाइम पे। नेक्स्ट बॉल आती है और उन्हें बोल्ड कर देते हैं। एंड उसके बाद मतलब इतना फनी इंसिडेंट पूरा वो हो गया था, फिर वो ऐसे सेंड ऑफ देते हैं उन्हें। तो वो पूरा मतलब दिस इज वर्ल्ड कप फोल्कलोर, जिसको आप याद करते हो कि अच्छा ऐसा हुआ था टाइम पे। जब आपने वो चीज़ देखी नहीं भी होंगी तो भी हम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने फोटोज देखी होंगी कि ऐसे टाइप की चीज़ें हुई थी। एंड उसके बाद इट वॉज मतलब उसके बाद हमारे जो स्पिनर्स थे उन्होंने इट बिकेम अ केक वॉक फॉर देम। उसके बाद से अनिल कुंबले ने फिर से 3 विकेट लेते हैं एंड गेम सॉर्ट ऑफ खत्म हो ही जाता है। एंड इसमें जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ऐसे याद रखते हैं कि भाई वसीम अकरम होते तो हम लोग ये मैच जीत जाते। जावेद मियांदाद जो कि लेजेंड थे पाकिस्तान के, उनका ये लास्ट पूरा वर्ल्ड कप होना था। एंड काफी लोग इस लॉस के लिए उन्हें भी ब्लेम करते हैं कि आपकी बैटिंग बहुत स्लो थी। या तो ऐसा होता है कि आप एकदम एंड तक खेल के आते, बट वो बैटिंग स्लो कर रहे थे, फिर वो रन आउट भी हो जाते हैं, जिसके चलते तो 2019 में धोनी के साथ हुआ सेम चीज। हाँ, या तो पूरा करके आते हैं, यहाँ पे भी वो रन आउट हो जाते हैं। एंड इसके चलते पाकिस्तान वो मैच 39 रन से हार जाती है। एंड इसके बाद मतलब हम लोग देखते हैं ना कि बचपन से चीज़ देखते आ रहे हैं कि जब इंडिया हारती है तो इंडिया में कुछ कांड होते हैं, जब पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान में तो अलग लेवल के कांड होते हैं। एक रिपोर्ट ऐसी निकल के आई थी जिसमें एक पाकिस्तानी था, जब पाकिस्तान मैच हारी तो उसने अपने एक तो भाई उसने अपने टीवी पे गोली मारी। गोली आई कहाँ से? इतनी इजीली क्यों अवेलेबल है सबके पास? और फिर उसने खुद को गोली मार दी। ओ हाँ, ये पूरी रिपोर्ट निकल के आई थी उसके बाद से। दिस वॉज क्वाइट शॉकिंग। बट इंडिया ये मैच जीत जाती है एंड सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। सेमीफाइनल होना था ईडन गार्डन्स में अगेंस्ट श्रीलंका। और यहीं से आई थिंक हमारा वो पॉइंट शुरू होता है, द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट। या उसकी शुरुआत होती है, इसकी बातें करते हैं, मैच फिक्सिंग की बातें भी शुरू हुई हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े एलिगेशंस और निकल के आने थे और इस बार वो इंडियन टीम के ऊपर ही आने वाले थे। हाँ, क्या होता है उस मैच के दिन पर, पहले उसकी बातें करते हैं और उसकी क्या बैक स्टोरी थी, क्या सच्चाई थी, वो अगले सेगमेंट में पता चलेगा हम लोगों को। बट जब ये मैच श्रीलंका से होना था, सेमीफाइनल पहुंच चुके थे, इंडियन टीम में बहुत हाई लेवल का कॉन्फिडेंस था जब उन्होंने पाकिस्तान को हराया था। तो वो जो एक माइनर हिकअप्स थे बीच में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को लेकर, दोज आर पुट टू रेस्ट बिकॉज नाउ आपने एक बड़ी टीम को हराया है क्रंच मैच में और सचिन नहीं चले तब भी टीम स्टेप अप करी है। तो सारी चीजें सही टाइम पर टिक होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार श्रीलंका की पिटाई होगी, भले ही लास्ट टाइम ना हुआ हो, बट इस बार चीजें अलग होने वाली थी। इन सेइंग दैट श्रीलंका भी अलग लेवल का डोमिनेशन दिखा रहा था। वो जो हमने ओपनर्स की बात करी, वो थ्रेट एक जेन्युइन पोटेंसी के साथ आ रहा था एंड इंडिया का फेवरेट्स थी तो श्रीलंका भी कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं थी। श्रीलंका वर इक्वली गुड। सारे मैच अपने वो मतलब चलो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज का तो नहीं हो, बट सारे मैच वो जीतते आ रहे थे। तो बहुत ज्यादा बढ़िया फॉर्म के साथ आ रहे थे एंड हेड टू हेड में श्रीलंका इंडिया के एक मैच ऊपर ही थी। बट क्योंकि मैच इंडिया में होना था, होम एडवांटेज था, ईडन गार्डन्स में होना था, पैशनेट क्राउड, ये था कि भाई इंडिया एक नई रिसर्जेंस के साथ आ रही है, इतना आसान गेम होने नहीं वाला श्रीलंका के लिए। जब टॉस होता है, वो टॉस की बातें करते हैं, अजरुद्दीन टॉस जीतते हैं एंड टू एवरीवन्स सरप्राइज वो फील्डिंग करने का डिसीजन लेते हैं। ईडन गार्डन्स में जहां पे उस टाइम पे ये था ट्रेंड कि बॉल स्पिन करा करती थी, सेकेंड इनिंग्स तक आते आते बैटिंग और मुश्किल हो जाती थी, प्लस द पॉपुलर नोशन, क्योंकि आज की डेट पे आई बिलीव थोड़ा कहीं ना कहीं हटता जा रहा है ओडीआई से, कि बड़े मैच में पहले बैटिंग करो, रन बनाओ। रोहित शर्मा ने भी सेम चीज 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में कही थी टॉस हारने के बाद। इन सारे नोशंस को पीछे छोड़ते हुए अजरुद्दीन आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं कि हमें बॉलिंग लेनी है श्रीलंका के अगेंस्ट। ऐसा बोला जाता है कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि श्रीलंका की जो ओपनर्स थे वो इस तरीके से हर मैच को चेस करते थे, जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था। जो इंडिया वाला मैच भी था वानखेड़े में, उसको चेस करके जीते थे। रेफरेंस लोगे 3 ओवर में कितने 42 रन मार दिए थे। तो इतनी आसानी से चेस कर रहे थे कि इंडिया काइंड ऑफ एक डिफेंसिव टैक्टिक लेके, मैं कहूंगा रादर, चली गई थी।
ये नहीं सोचा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, पिच क्या है. उन्होंने ये सोचा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उसको कैसे टैकल करा जाए. तो आपने अपने आप को ऑलरेडी एक पेडेस्टल से नीचे गिरा दिया है और उनको सर पे चढ़ा दिया. एंड ये अप्रोच ही शायद कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वो कारण बना कि इंडिया इस वर्ल्ड कप से अल्टीमेटली बाहर होने वाली थी. क्योंकि जब मैच शुरू होता है, इंडिया उतरती है फील्डिंग करने के लिए, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था. मैं वही कहने वाला था कि मतलब इनिशियली उस टाइम पे किसी ने क्वेश्चन नहीं करा होगा अजहरुद्दीन को. जो जवागल श्रीनाथ थे हमारे, उन्होंने उस टाइम पे जो ओपनर्स थे श्रीलंका के, जो पूरे वर्ल्ड कप में तहलका मचाते हुए आ रहे थे, मतलब जो टॉकिंग पॉइंट थे सचिन के अलावा, हाँ, जयसूर्य और कालू तड़ना, दोनों को पहले ओवर में आउट कर दिया था. 4 रन के अंदर दोनों चले गए थे. एंड सो इतनी ड्रीम स्टार्ट थी इंडिया के लिए कि इस पे कैपिटलाइज करना सबको लगा थी भाई गेम खत्म है. अब इनने ओपनर जो कि इनके मेन एक्स फैक्टर थे उनको आउट कर दिया पहले ओवर में, अब क्या जीतेंगे अब ये लोग. बट उसके बाद आते हैं अरविंदर डिसिल्वा, जो कि आगे जाके नॉकआउट स्टेज में पूरे वर्ल्ड कप में ही मतलब एक वो ब्राइट स्पॉट बनते हैं श्रीलंका के, क्योंकि वो आके शिप को थोड़ा स्टडी करते हैं एंड बहुत फील्डलेसली खेलते हैं. उसके बाद भी मतलब जब 4 रन पे अगर आपके 2 विकेट गिर गए हों, आपके एक्स फैक्टर्स आउट हो गए हों, 35 for 3 हो गई थी श्रीलंका भाई, 35 for 3 हो गई थी. उसके बाद आपको हमेशा ऐसा लगेगा ना कि यार थोड़ा संभल के खेलना चाहिए. मतलब फॉर रेफरेंस यू कैन से जो केएल राहुल का नॉक था जो 2023 वर्ल्ड कप में, थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं वो कि भाई थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा. उस टाइम पे ऐसा भी नहीं था कि भाई 8 तक बैटिंग डेप्थ तो पूरी. पर अरविंदर डिसिल्वा अपना वो जो पूरा टेम्पलेट था खेलने का वो बिल्कुल छोड़ते नहीं है. एंड इस सेमीफाइनल में 66 रन बनाते हैं 47 बॉल्स. T20 इनिंग, प्रॉपर फील्डलेस क्रिकेट खेलते हैं वहां पे, जिसकी वजह से इंडिया फिर बैकफुट पे आती धीरे धीरे कि भाई ये बंदा तो मारे जा रहे लगातार. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें कहानी है. सचिन तेंदुलकर के ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा था कि जब वो 35 for 3 हो गई थी श्रीलंका, जब दोनों ओपनर्स निकल गए थे, सब बड़े खुश थे भाई. कि हमने जो सोचा था, जो स्ट्रैटेजी सोची थी, एग्जैक्टली वही निकल के आ रहा है. एंड सचिन कहते हैं उसके बाद जब स्पिनर्स आने शुरू हुए तो मैं बॉलिंग करने के लिए आया था. बहुत बड़ा एक साइड फैक्ट बताता हूँ, उस मैच में शायद स्टैटिस्टिकली बेस्ट बॉलर सचिन तेंदुलकर थे इंडिया के. 10 ओवर में सिर्फ 34 रन दिए थे और 2 विकेट लिए थे. आई थिंक श्रीनाथ ने या वेंकटेश ने 3 विकेट. श्रीनाथ ने 3 विकेट लिए थे. अब भाई आपका ओपनर्स भी उड़ा दिए, पर वो थोड़ा सा, वो ऑफ कोर्स है भाई, उसकी कोई डिबेट नहीं है. बट मतलब सचिन यहाँ पर भी बॉलिंग से भी डोमिनेट कर रहे थे. एंड बॉलिंग पे आने से पहले भी मतलब ऐसा है कि वो स्लिप पे खड़े हुए थे और वो कीपर से कहते भाई मस्त पाटा विकेट है, यहाँ पे बैटिंग करने में बहुत मजा आएगा. एंड फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो बॉलिंग करने के लिए आए, उनकी बॉल अब घूम रही है, इतनी बॉल रुक रही है, घूम रही है. एंड सचिन स्टार्ट्स रियलाइजिंग कि भाई ये पिच ऊपर से देखने में तो पाटा लग रही होगी शायद, पर नीचे से इसका सॉइल बड़ा ही लूज है और ये टूटने वाली है पिच बहुत जल्दी. और ये पिच 100 ओवर तो छोड़ो, 100 ओवर का मतलब बेसिकली 50 ओवर पूरा मैच, ये 50 ओवर भी नहीं टिकेगी ये पिच. और नेक्स्ट इनिंग्स में तो हम लोग की लगने वाली है अच्छे से. ये सचिन ने अपना पहले ओवर डालते रियलाइज कर लिया था कि ऐसा होने वाला है. ऑन टॉप ऑफ दैट जब डिसिल्वा ने वो इनिंग्स खेली तो आई थिंक श्रीलंका ने कितने 270 कुछ बनाए थे, अल्टीमेटली 252 बनाए थे. अब ऑन पेपर ये कोई अनचेजेबल टारगेट नहीं लग रहा, बट जो कंडीशंस सेकंड इनिंग्स में होने वाली थी उसके चलते हुए बहुत ही पोटेंट स्कोर बन चुका था ये. मतलब अल्टीमेटली एज यू सेड कि बहुत बड़ा हाई स्कोर नहीं है ये, बट वही है कि इवन सचिन तेंदुलकर ने ये चीज़ बोली भी है कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि हमें एक छोटे टोटल पर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट इनिंग्स में हमसे इतने रन तो बनने नहीं है. एंड सो 252 पर रोका, बट उसके बाद भी ड्रेसिंग रूम में जाते हुए इनको पता था भाई कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है चीज़. मतलब हाँ, ये आपको विकेट पे रुकना पड़ेगा. एंड वंस अगेन द ग्रेटनेस ऑफ द मैन की जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है, इंडिया 22 ओवर में 98 for 1 थी. 98 for 1 थी. सिद्धू थोड़ा जल्दी आउट हो जाते हैं, बट उसके बाद संजय मांजरेकर और सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छी 96 रन की पार्टनरशिप बनाते हैं. एंड आई थिंक सचिन के कितने 65 रन थे. 98 में से 65 रन सचिन तेंदुलकर के थे. अलग लेवल का डोमिनेशन था भाई इस वर्ल्ड कप में. उनकी इस वर्ल्ड कप की लास्ट इनिंग्स निकलने वाली थी. और जब वो 65 67 जितने भी खेल रहे होते हैं, एक वो बॉल आती है जहां पे वो स्टंप हो जाते हैं. तब तक ऐसा लग रहा था कि पिच एकदम ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से लोग बैटिंग कर रहे हैं, बट फिर सचिन तेंदुलकर एक स्पिनर पे स्टंप हो जाते हैं. एंड जब वो आउट हुए हैं, 98 for 1 थी इंडिया. मैंने ये स्टैट नोट किया था, अगले 75 बॉल्स में, ठीक है, 75 बॉल्स में सिर्फ 22 रन आते हैं, 7 विकेट गिरते हैं, 7 विकेट गिर जाते हैं. 120 for 8 हो गई थी इंडिया.
98 फॉर 1 से 120 फॉर 8, 75 बॉलों में से 20 रन, सचिन क्या आउट होती। ये ट्रू डेफिनेशन है कैरी जॉब की। क्योंकि उसके बाद ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें एक इंसिडेंट है, संजय मांजरेकर ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, इसको मैं नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा। बट जिस तरीके से बॉल घूम रही थी, जो पिच इतनी मुश्किल हो गई थी बैटिंग के लिए, देखो ऐसा नहीं है कि सचिन आउट हुए तो एकदम से पिच मुश्किल हो गई, जैसे कि आप काइंड ऑफ कह सकते हो रोहित शर्मा के साथ जो हुआ था वर्ल्ड कप में। पॉइंट क्या होता है, एक तो बंदा थोड़ा अलग फॉर्म में था, तो वो मुश्किल पिच पर भी अच्छा खेल रहा था, प्लस ये चीजें फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती हैं। एक बड़ा विकेट गिर गया, बाय चांस अगर एक सेकंड विकेट फॉलो अप हुआ तो टीम एकदम से अब टेंशन में आ जाएगी और मेंटली फिर आप विकेट देना शुरू कर देते हो। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मांजरेकर ने कहा है, नेक्स्ट टाइम मैं बताता हूँ अभी आपको। जयसूर्या जैसे बंदे ने, जो कि तब तक एक बोनाफाइड ऑलराउंडर नहीं थे, 3 विकेट ले ली थी उन्होंने। इतना बुरा हाल हो गया था इंडिया का 120 पे 8 कि ईडन गार्डन्स की जो क्राउड है उन्होंने स्टेडियम में कई सारी चीजें जलानी शुरू कर दी। वही कहने वाला था कि कामली उस टाइम पे खेल रहे थे, उनके साथ अनिल कुंबले थे, एंड कामली 10 रन पे खेल रहे थे इस टाइम पे, और नॉन स्ट्राइक पे लगातार खड़े थे और सामने से देख रहे थे कि उनके विकेट गिरते जा रहे हैं, सामने से कुछ कर नहीं पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हैं। का था भाई, ही वाज सपोज्ड टू बी, इट वाज सपोज्ड टू बी हिज बेस्ट वर्ल्ड कप, क्योंकि उसके बाद तो वर्ल्ड कप खेलते नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया एकदम कंप्लीटली बाहर हो चुके। अनिल कुंबले ने 100 मार रखी है टेस्ट में। बट ईडन गार्डन्स की जो क्राउड थी, उन्होंने आग जलानी शुरू कर दी और स्टेडियम में जब वो क्राउड सेक्शन जो होता है वहां से चीजें फेंकनी शुरू कर दी फील्ड के ऊपर, बॉटल्स, एडिबल आइटम्स, पता नहीं क्या क्या। इतना ज्यादा ये चीज बढ़ गई कि जो कैप्टन थे राणा तुंगा, उन्होंने मैच रेफरीज से कहा कि यार ये प्लेबल कंडीशंस नहीं है एंड मैच को रोक देना चाहिए। क्लाइव लॉयड, जो कि एक लेजेंडरी वेस्ट इंडियन वो है क्रिकेटर है, उनका बारे में पढ़िएगा जरूर आप। वो मैच रेफरी थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे, उन्होंने अंपायर थे मेरे ख्याल से, रेफरी थे, कुड बी रॉन्ग, बट वही थे, मतलब वो मैनेजमेंट की पार्ट थे उस टाइम पे, एंड उन्होंने गेम आके रुकवा दिया कि अभी गेम ये नहीं हो सकता, अभी खेलने लायक है नहीं, फील्डर्स को चोट वोट लग सकती है। तो श्रीलंका की पूरी टीम और इंडिया की पूरी टीम वो अपने पवेलियन पे चले गए, ग्राउंड खाली कर दिया गया, और इवेंचुअली कुछ टाइम के बाद क्राउड भी, अब देखो कब तक गुस्सा निकाली, थोड़ा सा शांत होनी शुरू हो गई थी। जो आग वाग लगाई थी थोड़ा सा शांत होने लग गए थे, चीजें फेंकना कम कर दिया था। जब ये चीजें कम हुई तो डिसाइड हुआ गेम को रिज्यूम कर सकते हैं। डे नाइट मैच था, ऐसा नहीं था कि मतलब अब रात हो चुकी तो कंडीशन सेम ही रहने वाली है, ऐसा नहीं कि 10 का 11 बज जाएंगे तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। मैच रिज्यूम होने जा रहा था, काम्बली और कुंबले दोनों बैटिंग करने के लिए आते हैं, और ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, श्रीलंका की पूरी फील्ड जो है, फील्डर्स जो है सारे सेटअप पे आ जाते हैं, अपने खड़े हो जाते हैं फील्डर्स जहाँ पोजीशन पे खड़ा होना था। और जैसे ही पहली बॉल डलने वाली थी, उससे जस्ट पहले क्राउड में से एक बंदे ने एक बॉटल उठा के एक श्रीलंकन फील्डर के सर पे मार दी। और बस भाई फिर श्रीलंका ने कहा हम ये मैच नहीं खेल रहे, क्या नाटक चल रहा है, राइटफुली सो। एंड उसके चलते हुए फिर मैच रेफरीज ने कहा कि इस मैच को हमें अबैंडन करना पड़ेगा। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी टूर्नामेंट में पहली और आखिरी बार हो रहा था कि एक मैच को इसलिए अबैंडन करना पड़ा क्योंकि क्राउड इतना मिसबिहेव कर रही थी। एंड फिर हमें वो दिखता है, वो आइकॉनिक विजुअल्स जहाँ पे विनोद कांबली रोते हुए जा रहे होते स्टेडियम में। इंडिया जो कि ऐसा लग रहा था डेस्टिन्ड है ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए, आउट ऑफ नोवेयर 15-20 मिनट के स्पेल में ही एकदम से अब वो बाहर हो गई है और मैच पूरा भी नहीं हुआ है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन पता है मैंने जब भी रिसर्च भी करी है, मैंने एक भी बंदे को क्राउड के बारे में डिस्कस करते हुए नहीं देखा। बट मैं वो गलती यहाँ पे नहीं करूँगा। हम लोग के तो काफ़ी सारे कम्युनिटी में केकेआर फैंस भी हैं, मैं खुद केकेआर का सपोर्टर हूँ। बट ये वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर फ्रॉम एनी क्राउड जो हुआ है ना, ये मुझे इस मैच में देखने को मिला। शर्म आनी चाहिए, मैं साफ साफ बोलता हूँ। प्लस दिस हैज नॉट हैपेंड द फर्स्ट टाइम। एक और इंसिडेंट था जब कपिल देव को शायद ड्रॉप करा गया था टीम से, तब सुनील गावस्कर जब यहाँ पे खेलने आए थे तो उनको बहुत गंदा बू करा गया था, बहुत अब्यूजेस फेस करने पड़े थे, जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया था कि मैं ईडन गार्डन्स में फिर से नहीं खेलूंगा, और फिर नहीं खेला उन्होंने। तो ये पहली बार नहीं हो रहा था। प्लस एक वर्ल्ड कप में भाई
सेमीफाइनल मैच चल रहा है आपका, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है. आई नो बहुत ही मतलब 0.0001% है प्रोबेबिलिटी जीतने की, बट यू हैव टू बैक द टीम भाई. नहीं, आई थिंक ये बदतमीजी है पहली बात तो. हाँ. एंड आई थिंक जो भी इस चीज को जस्टिफाई कर रहा है, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स फर्स्टली. चाहे वो कितना ही बड़ा ऑफिशियल हो, चाहे वो कितना ही छोटा कोई एवरेज फैन हो. मतलब कमेंट से भी कोई जस्टिफाई कर रहा है, आई थिंक ब्रो यू हैव लॉस्ट इट. क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इस हरकत के चलते आपने पूरी कंट्री को एक वर्ल्ड कप कॉस्ट करा है. हाँ. उसके बाद क्या होना था किसी को नहीं पता था. प्लस भाई धब्बा लग गया यार, बहुत गंदा धब्बा लग गया, आपकी इंसल्ट हो रही है. क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर की तरह भी ट्रीट करा जाता है मॉडर्न वर्ल्ड में. आपने इंडिया का नाम नीचे करा है. एंड मैं ये भी कहूंगा इस बात तक कि आई डोंट नो ये पूरी तरीके से हुआ था कि नहीं, बट ईडन गार्डन्स शुड हैव बीन बैंड. हाँ, हुआ नहीं था उसके बाद, नहीं लगी थी पेनल्टी. होना चाहिए था ये. अगर क्राउड बदतमीजी करेगी वहां की, तो वहां पे मैच नहीं होने चाहिए जब तक वो सुधार नहीं जाते. कोई जरूरत नहीं है. आई थिंक ईडन गार्डन्स इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हुआ करता था एक टाइम पे, रेनोवेशन से पहले. मैं वही कह रहा था कि हाँ वही 1,10,000 लोग आए थे इस पूरे मैच में, और लोग कहते हैं कि जितने लोग अंदर थे उतने लोग बाहर भी थे. तो जो बाहर था वो भी काफी हॉस्टाइल क्राउड हो गई थी. नहीं, मुझे ये बात पसंद है कोलकाता के उसमें कि बहुत पैशनेट क्राउड है. हाँ. जैसे ही बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म लोग आई डोंट नो व्हाई करते हैं कि अहमदाबाद वाले क्राउड में 23 फाइनल में लोग चिल्ला नहीं रहे थे या फिर उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे. दिस इज द पोलर ऑपोजिट. आई डोंट नो, मैंने एक भी वीडियो में नहीं देखा कि कोई बंदा कॉल आउट कर रहा हो क्राउड को. इस बदतमीजी के लिए आपने पूरी कंट्री को एक वर्ल्ड कप कॉस्ट करके दिया है, आपको बैन होना चाहिए. प्लस उस टाइम पे लगातार ऐसे नारे लग रहे थे, इंडिया हाय हाय, अजहर हाय हाय. शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स. अगर आप इंडिया को ऐसे बोल रहे. हाँ, मतलब इंडिया ऑब्वियसली द कैप्टन एज वेल भाई. उस टाइम पे ऐसा कुछ न्यूज़ निकल के आई नहीं थी. आप सेमीफाइनल मैच में जहाँ पे पूरे वर्ल्ड की आंखें हमें देख रही हैं, उस टाइम पे आप इंडिया हाय हाय और अजहर हाय हाय के नारे लगा रहे हो. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई, ये नहीं कर सकते आप. एंड पता है, दिस इज ऑल्सो शोन इन हाउ द प्लेयर्स रिएक्टेड. जब मैच हारते हैं हम लोग अल्टीमेटली, जब ये न्यूज़ निकल के आती है कि अब नहीं होने वाला मैच दोबारा. जवागल श्रीनाथ ने एक बहुत पॉपुलर एक इंटरव्यू दिया था अभी कुछ साल पहले, जिसमें वो कहते हैं कि उस टाइम पे 4-5 प्लेयर्स टीम में बहुत रो रहे थे. वो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे थे, सब लोग बहुत रो रहे थे. एंड वो इतना रो रहे थे, बट श्रीनाथ को रोना आ नहीं रहा था फॉर सम रीजन. एंड वो सचिन की तरफ देखते हैं, सचिन भी नहीं रो रहे थे. तो श्रीनाथ सचिन के पास जाते हैं, बोलते हैं यार ये सब लोग रो रहे हैं, हमें रोना क्यों नहीं आ रहा है, कि बुरा तो बहुत लग रहा है. तो सचिन उस टाइम पे कहते हैं भाई मैं क्यों रोऊं, हमने एकदम ईमानदारी से अपना क्रिकेट खेला है, अपना 100% दिया है. और हाँ, आज हम बेहतर टीम नहीं थे, बट हम जिस तरीके से हारे डज नॉट रिफ्लेक्ट ऑफ द कैंपेन दैट वी हैव हैड. मैं किस बात के लिए रोऊं? मैं यहाँ पे सॉरी फील नहीं करने वाला हूँ किसी के लिए, अपने लिए, कि क्राउड की वजह से ऐसा हो गया वैसा हो गया. हार गए तो हार गए, लेकिन अपना सर ऊंचा करके जाना है. हमने अपना 100% दिया. और अपने एटलीस्ट सचिन अपने लिए तो ये चीज़ कह सकते थे भाई, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कोई कमी नहीं छोड़ी. मतलब इधर वे भाई, हम लोग कितनी बार तो ये कहते हैं यार कि एज लॉन्ग एज आपने एफर्ट पूरा दे दिया, उसके बाद चलो रिजल्ट कहीं भी जा सकता है. दैट डज नॉट मीन कि अगर गंदा जाएगा तो यू हैव टू फील अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि आपको एकदम सर नीचा कि नहीं भाई हमने क्या कर दिया, हमने देश का नाम नीचे कर दिया. एट द एंड ऑफ द डे आप सेमीफाइनल में आए थे, तो आप टॉप 4 बेस्ट टीम्स में थे, जहाँ पे 12 टीमें खेल रही थी. तो देर वॉज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ. हाँ, एक गंदा दिन आया, पर किस टीम का नहीं आता. फिर तो फाइनल्स जो एक टीम जीती उसके अलावा फिर बाकी सारी टीम्स चौपट है. फिर तो 2023 में तो फिर हमें बहुत अशेम्ड होना चाहिए. तो जिस तरीके से आई थिंक दैट वाज अ परफेक्ट आंसर फ्रॉम सचिन कि उन्होंने ऐसे टाइप की चीज बोली. क्योंकि प्लस ये भी हो ना, या तो आप खेल के हारे हो, पूरा पिट गए हो, जैसे मान लो रिजल्ट आ जाता गेम का, जब रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं क्यों रहूं, मेरी कोई गलती ही नहीं है इस चीज में. जब क्राउड की वजह से गेम रुक गया, अब मैं क्या जरूरत मैं इसको अपने ऊपर सर पे लेके बैठूं. आई थिंक सही चीज बोली है. द सरप्राइजिंग थिंग इज कि इसके बाद जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत नॉर्मली कैरी आउट हुई थी. मतलब उसमें कुछ मेंशन नहीं किया क्राउड का. एवरीबॉडी वाज बिहेविंग लाइक नथिंग हैपेंड. बहुत आराम से वो चीज़ कैरी आउट हुई है. एंड इस मैच के बाद, हार के बाद, जब इंडिया 1996 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, तब अजहरुद्दीन को स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई थी, क्योंकि उनके घर के बाहर उनके जो पुतले मांस वास लगा के वो सब जलाए जा रहे थे. जो मैंने कई बार से सुना है ना कि आजकल सोशल मीडिया का प्रेशर इतना होता है, जो कि सचिन और प्लेस के टाइम पे नहीं था. भाई उस टाइम पे ये होता था. और ये ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अर्ली 2010s में भी होता था. युवराज सिंह के साथ हुआ था 2014 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद. फाइनली इंडिया का ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाता है. जो वर्ल्ड कप हम 2011 में जीते थे वो हम 1996 में जीत सकते थे, हमारा सेकंड वर्ल्ड कप.
ये क्रिकेट की हिस्ट्री का छठा वर्ल्ड कप था, उसमें से 2 इंडिया के पास हो सकते थे और 2 वेस्ट इंडीज के पास होते। इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग एक कैंपेन जो कि इतने बुरे नोट पे ख़त्म हो गया, जिसमें क्रिकेट का मैच पूरा फिनिश ही नहीं हुआ और उससे पहली रिजल्ट आपके अगेंस्ट दे दिया गया। दिस इंडीड इज द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। बट प्रॉब्लम पता अब कब आती है? दिस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। मैच ये खत्म हो गया और उसके कई सालों बाद 2011 में जब इंडिया फाइनली अपना सेकेंड वर्ल्ड कप जीतता है, उसी साल नवंबर में विनोद कांबली लाइव टेलीविजन पे आकर रोते हैं और अक्यूज करते हैं इनडायरेक्टली, एज पर माई इंटरप्रिटेशन, की अजरुद्दीन और अजय जडेजा ने काइंड ऑफ वो मैच फिक्स किया था, वरना इंडिया ये मैच 100% जीतने वाला था। मतलब रोते हुए इस एक्सटेंट तक जाते जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता क्योंकि उसके बाद मेरा क्रिकेट करियर ख़त्म कराया गया था। एज इन कुछ कॉन्स्पिरेसी प्लान करी गई थी क्योंकि इन्हें अपेरेंटली पता चल गया था कि क्या हुआ है अल्टीमेटली टीम के अंदर, किसने फिक्सिंग करी है। इसके चलते इनका पूरा करियर ख़त्म कराया गया। उनने ऐसा भी बोला था कि अजीत वाडेकर जो कि उस टाइम पे टीम मैनेजर थे, उनको उनने सबके बारे में बताया था, पर अजीत वाडेकर ने पब्लिकली आके इस चीज़ को डिनाई करा था। नहीं, क्या होता है मैं पूरा ऑर्डर में बताता हूँ। अजीत वाडेकर बेसिकली उस टाइम पे जिनको नहीं पता वो टीम के मैनेजर थे। एंड विनोद कांबली कहते हैं कि उस मैच से पहले अजीत वाडेकर ने कहा था कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करेंगे और पूरी टीम को ये था कि हमें बैटिंग ही करनी है। टू द पॉइंट ही कांबली कहते हैं जब अजरुद्दीन टॉस से जीत कर फील्डिंग लेकर वापस आ रहे थे तब इंडिया के पवेलियन में दो तीन बंदे पैड पहन के रेडी थे बैटिंग के लिए और अजरुद्दीन वापस आके बोलते हैं हम फील्डिंग कर रहे हैं। तो कांबली का कहना यह था कि बेसिकली इतना ऑब्वियस डिसीजन था कि उस पिच पे हम लोग पहले बैटिंग करें। अजरुद्दीन ने जानबूझ के फील्डिंग ली है और वो मैच ताकि हम हार जाए क्योंकि उन्होंने फिक्सिंग कर रखी थी। ऐसा भी बोलते हैं कि अजीत वाडेकर को ये चीज़ पता थी और अपेरेंटली उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था कई सालों बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि चीज़ें सही तरीके से नहीं हुई उस मैच में और कांबली को काइंड ऑफ एक स्केपगोट बनाया गया है। ऑल्दो आई कुड नॉट फाइंड दैट आर्टिकल एनीवेयर, बट ये कांबली के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस थे। इनडायरेक्टली वो बहुत स्ट्रांगली पुट आउट करना चाह रहे थे कि उनका जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना था, बेसिकली ये बात कहाँ से आई थी उस दिन पर कि सचिन का वो सपना पूरा हो गया 2011 में, पूरे इंडिया का सपना पूरा हो गया। तो विनोद कांबली काइंड ऑफ उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए रोने लग गए थे कि 1996 में भी हमारा वो सपना पूरा होता, मेरा भी वो सपना पूरा होता सचिन के साथ कि एक वर्ल्ड कप हमें जीतना कंट्री के लिए, बट इन लोगों ने फिक्सिंग करके वो हमारा सपना छीन लिया। और क्योंकि मुझे ये बात पता चल गई थी कि फिक्सिंग हुई है, मेरा करियर उसके बाद जानबूझ के खत्म करा गया। बहुत बड़े एलिगेशंस हैं और ये एलिगेशंस को और फायर क्यों लगती है? 2 रीजन से। नंबर 1, क्योंकि जो नाम है जिन लोगों का, अजय जडेजा एंड मोहम्मद अजरुद्दीन, इन लोगों का नाम फिक्सिंग में आया था और वो बैन भी हुए थे। 1 सेकंड, ये पूरी स्टोरी हमने एक पॉडकास्ट से कवर कर रखी है। साथ ही साथ 90s के एरा में इंडिया से रिलेटेड फिक्सिंग के भी काफी सारे रूमर्स थे और ये 1996 में जब वो पीक पे था वो सब। नेचुरली अगर आप कड़ियां जोड़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये फिक्सिंग का फिर पक्का सीन होगा। बहुत आसान है वो बिलीव करना, बट क्या एक्चुअली में फिक्सिंग हुई थी उस मैच में? जरा हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा इंटरप्रेट करके इसको सॉल्व करने का, क्योंकि अभी तो हमने वो पूरे एलिगेशंस आपके सामने डाल दिए कि क्या फिक्सिंग हुई है कि नहीं, बट जरा दूसरे एंड से भी बातें करके देखते हैं, दूसरा पर्सपेक्टिव भी देते हैं इसमें। अच्छा, डू यू हैव एनीथिंग टू स्टार्ट विद? बिकॉज़ मेरे पास 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मतलब मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि नेचुरली जिस आदमी पे सवाल उठाए गए अजरुद्दीन थे वो, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अजरुद्दीन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। उन्होंने बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ का, ये कहते हुए कि उस पूरे वर्ल्ड कप में जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था श्रीलंका का वो ये था कि वो चेस कर रहे थे बहुत अच्छा। जैसे आके वो इनिशियली बैटिंग कर देते थे, चेस करना बहुत आसान हो जाता था उनके लिए। एंड सो उनने ये डिसाइड करा, प्लस पिछले मैच में वो चेस करते हुए जीते थे इंडिया से। सो उन्होंने इस रीज़न से डिसाइड करा कि भाई पहले हम लोग बॉलिंग लेते हैं और फिर उसके बाद बैटिंग करेंगे, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट वो है नहीं। अब ऑब्वियसली क्रिटिक्स जो है वो क्रिटिसाइज इस रीजन से करते हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, दूसरे की वीकनेस पे नहीं। तो उसके मतलब इफ़ यू वेरी ऑनेस्टली लुक एट इट तो बहुत कुछ क्रिटिसाइज करने को है नहीं। एक और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे रिसर्च करते हुए पता चला, एक रूमर ये भी कहता है कि ईडन गार्डन्स के जो पिच क्यूरेटर थे
वो उस मैच में, ताकि हाई स्कोरिंग मैच में मजा आया देखने में लोगों को, तो पर्थ से मिट्टी लेके आए थे, ओके वहां से ट्रांसपोर्ट कराई थी और उस मिट्टी को ऊपर डाला था ताकि पिच पे बाउंस और अच्छा पेस आ जाए और बैट पे अच्छी बॉल आए। बट इंटरेस्टिंगली उस वर्ल्ड कप में इससे पहले कोई मैच खेला नहीं था इंडिया ने ईडन गार्डन्स में, एंड इतना कुछ पता नहीं था कि कैसा पिच बिहेव करने वाली है। प्लस अगर आप पर्थ का सॉइल लाके ऊपर डाल दोगे तो पहली बार ही हो रहा, तो वैसे भी नहीं पता कि पिच कैसे बिहेव करेगी, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो ऐसा रूमर कहता है कि पिच क्रिएटर ने कहा था कि बॉल अच्छा आएगी बैट पे एंड पाटा विकेट होगी, एंड सो वो बात को कंसिडर करते हुए भी अजहरुद्दीन ने सोचा था कि हम फील्डिंग कर सकते हैं, या टीम ने सोचा था। अब ये भी एक पता नहीं है कितना सच है, बट इट मेक्स सेंस अगर ये ऐसा हुआ था तो। प्लस एट द सेम टाइम काफ़ी जो इनसाइड सोर्सेज होती हैं, इवन हमारी भी कुछ बात हो रखी है बीसीसीआई से रिलेटेड लोगों से या आईसीसी रिलेटेड लोगों से, उन्होंने भी सॉर्ट ऑफ ऐसा हिंट करा है कि एक्चुअली में पूरी टीम चाहती थी कि बॉलिंग पहले ली जाए, एंड सिर्फ एक आदमी था जिसने कहा था कि नहीं पहले बैटिंग लेनी चाहिए, दैट वाज नवजोत सिंह सिद्धू। एंड उनका लॉजिक ये था, जो कि हम लोग आगे चल के देखते हैं कि नॉर्म बन जाता है, कि ऐसे हाई प्रेशर मैच में आपको टारगेट पहले खड़ा करना चाहिए ताकि फिर दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाए चेस करने का। वो पूरा उनका लॉजिक था, पिच रिलेटेड लॉजिक नहीं था, बट वॉट एवर इट वॉज अपेरेंटली वही एक आदमी थे। नहीं, और एक और इससे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने देखा जब मैं अभी पहले बात कर रहा था कि संजय मांजरेकर की मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें से जो आर्टिकल्स थे, एंड उन्होंने उस बुक में काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हैं। वो कहते हैं कि अजीत वाडेकर जो थे ना, वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे जो कि बहुत ज्यादा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली चीज थी, जो अभी हम लोग गंभीर के लिए कहते हैं ना, काइंड ऑफ। मांजरेकर कहते हैं कि लोगों को ऐसा लगता होगा कि वाडेकर एक बहुत ही पैसिव पर्सनालिटी है, बट एक्चुअली में वो हर चीज से कमांड में रहते थे। सो मच सो कि वो कहते थे कि उनको एग्जैक्टली पता था कि इंडियन टीम को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है। वो बहुत ज्यादा मेहनत कराते थे प्लेयर्स से, बैटिंग करिए उसके बाद तुरंत फील्डिंग करने जाओ, टफ कैचेस देते थे, इंटेंसिव वर्कलोड होता था, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी के लिए नहीं होता था। एंड वो कहते थे कि संजय मांजरेकर कहते थे कि वाडेकर ने एक और चीज नोटिस करी थी ओवर हिज टेन्योर, कि इंडियन टीम की एक टेंडेंसी थी हिस्टोरिकली कि जब भी वो कोई टूर्नामेंट या बड़ा मैच जीतते थे उसके बाद बहुत रिलैक्स कर जाते थे। अच्छा, इंडियन टीम, ओ भाई ये तो आगे चलते तक हमें देखने को मिला है। एंड सो मांजरेकर बताते हैं कि जो पाकिस्तान वाला मैच हम जीते थे क्वार्टर फाइनल, उसके बाद भी हम बहुत ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वाडेकर ने सेमीफाइनल से पहले इनको थोड़ा हड़काया भी था सबको कि किस बात के लिए इतना सेलिब्रेशन हो रहा है, जीत गए हो क्या। और कहते हैं कि सेमीफाइनल से एक दिन पहले जो टीम मीटिंग थी जिसमें वाडेकर ने ये सब बोला, उसमें अजहरुद्दीन बीइंग द कैप्टन उन्होंने कुछ शब्द ही बोले हैं सिर्फ, मेन पूरी बात वो वाडेकर ने करी है, अजहर ने कुछ बोला ही नहीं है। एंड फिर वो ये भी कहते हैं आगे जाके मांजरेकर की, मुझे पता है काफी सारे एलिगेशंस हैं कि फिक्सिंग हुई थी, बट माई सेल्फ बीइंग अ प्लेयर ऑफ दैट टीम जो कि उस टाइम में ड्रेसिंग रूम में थे, आई कैन अश्योर यू कि ये पूरी टीम का कलेक्टिव डिसीजन था कि हम चेस करेंगे। ये सिर्फ कैप्टन या फिर किसी एक दो प्लेयर का नहीं था, सब लोगों ने मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई थी। एक और जो मुझे पॉइंट निकल के आता है, जो कि मैंने विनोद कांबले के पॉडकास्ट में भी कहा था, कि अगर विनोद कांबले इनडायरेक्टली हिंट कर रहे हैं कि अजय जडेजा और अजहर ने फिक्सिंग करी है, वो ये भी कहता है कि अजय जडेजा उनके आज के डेट में वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं, थ्रू आउट क्लोजेस्ट फ्रेंड में रहे हैं, तो फिर आप दोस्त क्यों हो? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपने आप को ही। अगर आप इतना हर्ट हो कि आपका वर्ल्ड कप जीतने का सपना उनकी वजह से टूट गया, तो आप उनके इतने क्लोज फ्रेंड क्यों हो? मेरे को समझ में नहीं आया ये। तो विनोद कांबले ने ऐसी 2-3 चीजें कह रखी हैं पास में जिनके ऊपर वो पलटे हैं बाद में। सचिन से रिलेटेड भी कहा है कि मेरे दोस्त नहीं है, ऐसा तो दुश्मनी हो गई है, मदद नहीं करते। अब एकदम ही उल्टा है सीन उसका पिछले 5-6 सालों में उन स्टेटमेंट्स का। तो आई नो इट इज वेरी इजी टू बिलीव कि फिक्सिंग हुई होगी क्योंकि जो नाम इन्वॉल्व है, चलो मैं नाम भी नहीं ले रहा फॉर लीगल पर्पसेस, बट जो 2-3 हाइपोथेटिकल नेम्स हो सकते हैं, बहुत ऑब्वियस है कि वो लोग इन्वॉल्व थे उस टाइम पे फिक्सिंग में। मतलब मेरा, अगर आप सीबीआई की रिपोर्ट्स पढ़ो, हमने बना रखा है पूरा पॉडकास्ट, मतलब वेरी ऑनेस्टली ये चीज़ तो है। एंड वही एज यू सेड की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद तो बहुत क्लियरली नाम आ जाते हैं। 1996 वर्ल्ड कप को भी लेके मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि भाई विनोद कांबले ने चलो ये चीज़ बोली, बट उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ फिर। उनके साथ स्टेटमेंट में कोई खड़ा नहीं हुआ। मांजरेकर ने जिस तरीके से एक्सप्लेन कराया, दैट काइंड ऑफ मेक्स यू बिलीव कि सबको पता था कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली में, सब ऑन द सेम पेज थे, सबने मिलके डिसीजन लिया था।
चलो सिद्धू का अगर हम लोग मान भी ले कि वो अकेले एक प्लेयर थे, तो भी बाकी के 10 खिलाड़ी अगर एक चीज़ चाहते थे तो वही होना था अल्टीमेटली। तो इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू बिलीव कि फिर वो फिक्सिंग क्या उस एरा में हुई होगी, ये काफ़ी क्लियर हो जाता है, बट क्या उस मैच में हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि कामली का एज यू ऑल्सो सेड कि बाद में जाके काफ़ी स्टेटमेंट्स पे उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया, अलग तरीके से बोला उस चीज़ को। तो मतलब क्या वो इमोशनल थे उस टाइम पे ज़्यादा, इसलिए उन्होंने वो चीज़ बोल दी, या फिर क्या एग्जैक्टली रीज़न है, कोई कभी जान नहीं पाएगा इस चीज़ को। बट आई नो बहुत ईजी है ये चीज़ बोलना कि फिक्सिंग हो रखी होगी, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ना हो। देखो होने कुछ भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि उस टाइम पे कितने सारे मैचेस में ऐसी चीज़ें निकल के आई हाँ, एंड टू द पॉइंट कि सचिन भी चढ़ने लग गए थे कि मेरे टीम वाले मेरे अगेंस्ट ही खेल रहे हैं। हाँ। ऐसा भी हो रखा है उस टाइम पर। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज, मैं इसीलिए ना कंफर्मिटी के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, बट जितने भी अकाउंट्स हमने पढ़े हैं वो सब पॉइंट इस तरफ कर रहे हैं कि विनोद कामली ने जो कहा है वो बहक कर कह दिया है। इट वॉज नॉट ट्रू, फिक्सिंग नहीं हुई थी। प्लस वन सेकेंड बात हो जाती, देयर इज नो प्रूफ, एंड ये चीज़ तो आप कहोगे कि फिर कि ये तो आप उन फिक्सिंग के इंसिडेंट्स के लिए भी कह सकते हो, बट वहाँ पे अगर आप सीबीआई रिपोर्ट पढ़ोगे, अब उसको आप एज अ लीगल प्रूफ काउंट करो या ना करो कोर्ट पे, बट कनेक्ट द डॉट्स, लिसन टू द स्टोरी, जिन लोगों ने जो बोला है एमके गुप्ता कौन है वगैरह वगैरह, थिंग्स बिकम वेरी ऑब्वियस। बट यहाँ पे वो सब चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, इट्स जस्ट एन एलिगेशन इन द एयर। सो आई वुड लाइक टू बिलीव कि फिक्सिंग नहीं हुई थी। मेन इशू था क्राउड का। द क्राउड शुड बी ashamed of themselves, and I want to call out BCCI कि इन लोगों ने उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। आपकी कंट्री अपने घर पे बेइज्जती करवा के एक पोटेंशियल वर्ल्ड कप हार के आ रही है और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। मेन इशू वो है। द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट सिर्फ फिक्सिंग की वजह से नहीं है, डार्केस्ट डे ये भी है क्योंकि एक टीम अपने फैंस की वजह से हार गई। ये कभी कहाँ ही होता है। लिटरली आप बोल सकते हो कि आपके फैंस की वजह से आपकी टीम हार गई। इससे बड़ा लेट डाउन हमने नहीं देखा। यूजुअली फैंस कहते हैं कि प्लेयर्स हमें लेट डाउन करते हैं, बट आपने जिस तरीके से लेट डाउन करा पूरी कंट्री को, वो भी बहुत बुरी बात थी। एग्जैक्टली। बट आई थिंक टू फिनिश द पॉडकास्ट ऑन अ मोर लाइटर नोट, अ ब्राइटर नोट, जो लास्ट सेगमेंट है जरा उसमें जल्दी से ये खत्म कैसे होता है वर्ल्ड कप पूरा, उसकी बात करते हैं, क्योंकि भले इंडिया ना जीते हो लेकिन एक काफी पोएटिक एंडिंग मिलती है पूरे वर्ल्ड कप को। एंड सो जहाँ पे श्रीलंका ने हमें हरा दिया था सेमीफाइनल में और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, दूसरे साइड पे ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, एंड जो फाइनल था वो होना था जो कि अर्जुना रणतुंगा विजुअलाइज करते आ रहे थे टाइम से कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ फाइनल होना है और हमें उनको हराना है फाइनल में। पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी वो एक्चुअली में अब मैनिफेस्ट हो रही थी। होता है। सो लाहौर में वो फाइनल होना था अल्टीमेटली, एंड ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे पहले बैटिंग आती है एंड वो 242 रन बनाते हैं, एक अच्छा खासा टारगेट खड़ा करते हैं, थैंक्स टू अ ग्रेट नॉक फ्रॉम देयर कैप्टन मार्क टेलर, एंड साथ के साथ रिकी पॉन्टिंग जो कि यंगस्टर थे, बट उस टाइम पे उन्होंने भी स्टेप अप करा था फाइनल में, 40-50 रन मारे थे। तो उसके चलते वो एक ठीक ठाक स्कोर खड़ा करते हैं, एंड श्रीलंका के जो ओपनर्स थे वो अगेन फेल करते हैं फाइनल में भी। जयसूर्या और कालू विथन्ना दोनों कुछ खास नहीं परफॉर्म कर पाते, एंड अगेन श्रीलंका एक थोड़े डूबियस पॉइंट पे थी कि भाई हो सकता है हार जाएं लोग फाइनल। बट उसके बाद खड़े कौन होते हैं? अरविंदर डिसिल्वा, जो कि फाइनल में एक सेंचुरी मारते हैं, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए उनके कप्तान अर्जुना रणतुंगा वो भी उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं, और श्रीलंका वो फाइनल 7 विकेट से जीतता है। दैट इज़ वाई आज तक इस पूरे वर्ल्ड कप को ऐसे याद करा जाता है कि श्रीलंका ने तहलका मचा रखा था वर्ल्ड कप में, प्लस बहुत डोमिनेटिंग फैशन से जीता था। मतलब श्रीलंका का जो ग्रुप स्टेज मैच होना था ऑस्ट्रेलिया से, जो कि कॉल ऑफ हो गया था, हाँ। अगर आप ये कहोगे कि उनको एक इजी एंट्री मिल गई क्वार्टर्स में, तो उन्होंने उसी टीम को फाइनल में अपने घर से बाहर भी हरा दिया, लेकिन और डोमिनेट करके हराया। एंड सो वो जो पूरा रिवेंज आर्क थी उनकी पूरी श्रीलंका एज अ टीम की, नॉट जस्ट देयर कैप्टन, जो उन्होंने कुछ महीने पहले मुथैया मुरलीधरन के साथ फेस करा था। वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमिलेट कर रहे हो आप एक यंगस्टर को, परेशान कर रहे हो, उसके बाद उनकी कंट्री को ह्यूमिलेट किया गया। ह्यूमिलेट देन अगेन, मतलब उन्होंने ऐसा सोचा ह्यूमिलेट कर रहे हैं, वरना द रीजन वाज क्वाइट वैलिड वेरी ऑनेस्टली। उसके बाद उनका बदला लेते हो या फाइनल में उसी टीम को हराते हो, एंड फिर वो वर्ल्ड कप उठाते हो। कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी ये फ्रॉम श्रीलंका, एंड श्रीलंका केम इन एज अंडरडॉग्स क्योंकि इस वर्ल्ड कप से पहले लोग ज़्यादा फेवर नहीं कर रहे थे,
अब तक वर्ल्ड कप जीते भी नहीं थे वो लोग, बट इस वर्ल्ड कप के बाद से एज आई सेड बिफोर कि इस वर्ल्ड कप को ऐसे याद रखा जाता है कि इसके बाद से आप किसी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। कोई भी टीम वर्ल्ड कप के अंदर आएगी, आपको पता नहीं है कैसे आएगी, क्या फॉर्म लेके आएगी, कैसे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, और हो सकता है ऑन देयर डे वो आपको हरा दे। दैट इज वाई आज तक हम लोग देखते हैं कि किसी भी टीम को आप लाइटली नहीं ले सकते वर्ल्ड कप में। अगर हम इंडिया की बातें करें तो इससे एक बहुत बड़ा टेक अवे जो था सचिन का जो इम्पैक्ट था, क्यों ये सचिन का शायद बेस्ट वर्ल्ड कप एवर है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट देता हूँ मैं आपको। मॉडर्न डे में इंडियन टीम से जब भी कोई टीम वर्ल्ड कप खेलने आती है, इंडियन टीम, उसमें एक बैटर ने जो टीम ने टोटल रन मारे उससे कितना परसेंटेज उस बैटर ने मारा है, वो सचिन ने जितना इस वर्ल्ड कप में मारा था उतना कभी नहीं था। इंडियन टीम ने जितने रन इस वर्ल्ड कप में मारे थे उसका 36.3% सिर्फ सचिन ने मारा था। मोर देन 1/3 रन सिर्फ सचिन ने अकेले मारे थे। उससे बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट तुमने बताया था ना कि सचिन टॉप स्कोर थे 523 रन के साथ। सिद्धू हमारे टीम के सेकंड टॉप स्कोर थे। बाय द वे सचिन पूरे वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर थे। सिद्धू हमारे टीम के सेकंड टॉप स्कोर थे विद 178 रन। 523 178, इतना मैसिव डिफरेंस था। विनोद कामले एक्चुअली हमारी टीम के थर्ड टॉप स्कोर थे, जिनका वर्ल्ड कप काफी गंदा गया था। उनके 176 रन थे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें, मोर देन 1/3 रन तो मारे ही मारे, बट टीम की जो पूरी स्ट्राइक रेट थी 70.9 की थी, सचिन की 85.8 की थी। अच्छा, 15 डिजिट्स ज्यादा। इसको अगर मैं कंपेयर करूं कुछ और फेमस कैंपेन से, रोहित शर्मा का जो 2019 का कैंपेन था, उसमें उन्होंने 26.6% रन मारे थे टीम के 5 सेंचुरी के बाद भी। सचिन ने 36.3 मारे थे, और रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट 98.3 की थी, टीम की 89.9 की थी। तो लेस देन 10 डिजिट्स का फर्क था। कोहली 2023 में 25.1% टीम के रन मारे थे। 90.3 की स्ट्राइक रेट थी, टीम की स्ट्राइक रेट 106.3 की थी। यहाँ पे उल्टा है। सचिन 2003 में 28%, वो सेकंड हाईएस्ट भी सचिन ही है। 28% रन टीम के सचिन ने 2003 में मारे थे। इट इज स्टिल लेस देन द 36.3% रन इन 1996। यहाँ पर भी उनकी स्ट्राइक रेट सिग्निफिकेंटली बेटर थी। 73.6 टीम की थी, 89.2 सचिन की थी। Damn भाई। तो जो इम्पैक्ट सचिन छोड़ के गए माइल्स अबव एवरीबॉडी एल्स इन द टीम, वो यहाँ से शुरू हो गया था। प्लस एक और आदमी जिनको मेंशन करना जरूर बनता है, जो कि उस पूरे वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, विच वाज अनिल कुंबले। क्योंकि मतलब सचिन की ऐसी ग्रेटनेस है, प्लस जो स्टैचर बन गया उनके आगे जाके, इस पूरे वर्ल्ड कप को लोग सचिन तेंदुलकर के लिए याद रखते हैं। बट एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी एक आदमी था जो अपने पूरे बेस्ट पे खड़ा था और पूरी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करता, विच वाज अनिल कुंबले। 15 विकेट्स लिए थे उनने। मतलब इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर यार, तो कोई मजाक नहीं है। एंड ये टीम एक बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम बन जानी चाहिए थी, बट इस पॉडकास्ट का एंड इसी नोट पे होने वाला है कि अभी इससे भी बुरा वक्त आना बचा था। साल 2000 तक अगले जो 4 साल होने वाले थे, वो फिक्सिंग के एलिगेशन से और बुरे होने वाले थे। और अब तो फिक्सिंग विद प्रूफ कई बार आने वाली थी सीबीआई की रिपोर्ट्स के साथ, और काफी बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व होने वाले थे। वी हैव कवर्ड दैट स्टोरी इन अनदर पॉडकास्ट, जाके देखना आप। लेकिन जिस तरीके से टीम को टेक ऑफ कर जाना चाहिए था 1999 वर्ल्ड कप में, वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता। एंड इट इज ओनली इन 2003 जब गांगुली और राहुल द्रविड़ वाली जनरेशन आ चुकी थी, सहवाग आ चुके थे, युवराज, नेहरा, हरभजन, जब सचिन एक सीनियर बन चुके थे। अभी एक यंगस्टर थे 23-24 साल के, अब वहां पे वो सीनियर बन चुके थे 30+। तब इंडिया फाइनल में आती है डोमिनेट करके। हाँ, हार जाती है, बट 2000s का जो डेकेड था, यहाँ पे इंडिया एक सुपर पावर बनने वाली थी। वो थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर में था। जो इमीडिएट फ्यूचर था इस वर्ल्ड कप के बाद, वो जितना अच्छा होना चाहिए था वो हो नहीं पाता फॉर सम रीजन। बट वही है कि भाई 2011 वर्ल्ड कप अल्टीमेटली हम जीत जाते हैं। अभी 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो अच्छी मेमोरीज भी हैं पिछले 20 सालों में। बट आई थिंक ऑन दैट नोट आज का पॉडकास्ट खत्म करना चाहिए। डेफिनेटली फॉर मी द डार्केस्ट डे इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। आप लोग बताइए अगर आपके दिमाग में और भी कोई ऐसे स्टोरीज हो जो कि आप चाहोगे कि हम कवर करें, क्योंकि हमने काफ़ी वर्ल्ड कप कवर करें, बट हर वर्ल्ड कप के पीछे एक ऐसी अनटोल्ड स्टोरी होती है जो निकल के आती है। बाकी एनी लास्ट थॉट्स फ्रॉम योर साइड? मैं यही कहूँगा कि काफ़ी यूनिक स्टोरी थी कवर करना भी, क्योंकि एज यू ऑल्सो मेंशन कि नॉट जस्ट इन क्रिकेट, हम लोग वर्ल्ड स्पोर्ट्स में इन जनरल बहुत कम ऐसा देखते हैं कि फैंस की वजह से टीम हारती है। यूजुअली उल्टा ही होता है हमेशा, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वहाँ पे चीज़ देखने को मिली, और वो भी ऐसे दशक में जहाँ पे सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स खेल रहे थे। उसके बाद भी चीज़ होते हुए दिखती है, तो काफ़ी शॉकिंग था।
बट वैसे ही मैं कहूँगा कि और कोई स्टोरीज हों तो आप ज़रूर बताइएगा, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड तब तक इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वी विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।